नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द टॉक शो में। मैं कपिल राज पुरोहित आ गया हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मुकेश पचौरी सर। सर एमबीसी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तथा एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं तथा हिंदी के बहुत अच्छे लेखक व वक्ता भी हैं। सर को बच्चे अपना रोल मॉडल मानते हैं। मैं स्वयं सर को अपना रोल मॉडल मानता हूँ। अगर सर जैसी आवाज़ 1% भी मेरी हो जाए तो मैं खुद को बहुत धन्य मानूंगा। तो स्वागत करते हैं मुकेश सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत हम आपके परिचय से करेंगे। आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी, आपकी स्टडी कहाँ हुई, आपका जन्म कहाँ हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। हम्म, ये सवाल मुझे अक्सर चौंका देता है जी। और बड़ा असमंजस में डाल देता है कि कहाँ के हो, जी। है ना। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं जहाँ का हूँ मैं वहीं का हूँ क्या। मैं ऐसे यूँ कहना चाहूँगा। दरअसल मैं फिर इसका एक अलग ही जवाब देता हूँ। मैं जी। कहता हूँ कि मैं मूलतः यूपी का हूँ, भूलतः दिल्ली का हूँ और तकदीर यहाँ ले आई यहाँ है। है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ जिसका नाम रामपुरा था, जी। रामपुरा है। और फिर पापा की नौकरी उनके साथ साथ चला तो दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में पूरी पढ़ाई लिखाई हुई जी। और तकदीर ने शायद दाने राजस्थान में और बाड़मेर में ज़्यादा लिखे थे तो बाड़मेर में आ गए। तो मैं ये भी देखता हूँ कि जन्म एक तो वो है, और मैं ये मानता हूँ कि जन्म एक बार नहीं होता है, कई जी। बार होता है। एक तो शब्द द्विज, जी। दूसरा जन्म संस्कार का होता है जो जी। कई बार किए जाते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कई बार के कुछ घटनाएं, कुछ जगह कुछ ऐसी होती हैं वो आपको दूसरा जन्म देती हैं। तो मैं अपने दो जन्मदिन मानता हूँ। एक जो मेरी माँ ने जन्म दिया, वो जो आधार कार्ड की जी। एंट्रीज हैं, जी। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स की। एक वो जिसका कोई आधार नहीं है, जी। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा आधार है वो, जिन्होंने एक अलग तरह का संस्कार दिया, सोच समझ का संस्कार दिया, जीवन को समझने की एक आंख दी, जी। नजर दी। तो मैं दो बल्कि तीन ऐसे। जन्मदिन मानता हूँ। जी। और इसलिए मैं जब कोई मुझसे पूछता कहाँ के हो तो मैं कहता हूँ उत्तर भारतीय हूँ, तो वो कहते हैं क्या मतलब हुआ। क्योंकि मैं वाकई में महसूस करता हूँ कि मैं कहाँ का हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं गांव की बात करता हूँ तो गांव के लोग मानते हैं कि मैं दिल्ली का हो गया, उत्तर प्रदेश का। हाँ, जी। उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं कि तू राजस्थान का हो गया, और राजस्थान वाले कहते हैं बाहर का है। दिल्ली के। तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं कहाँ का हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ मैं उत्तर भारतीय हूँ, मैं भारतीय मैं हूँ। भारतीय हूँ। और बजाय इसके कि पूछो कहाँ के हो, हम्म। ये जानो मैं किस काम का हूँ, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ। जब आ सकता हूँ तो मतलब है, जी। नहीं तो कहीं का हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आपकी स्टडीज़ के बारे में जानेंगे, आपने स्टडी में क्या क्या कर रखा है, पढ़ाई के बारे में। जी, स्टडीज़ में दरअसल मैंने बीए में हिंदी में ऑनर्स किया। जी। और एक सवाल यही आता कि हिंदी में ही ऑनर्स क्यों किया। हाँ मैं वही। अ, दरअसल मैं देखता हूँ कि जो हमारी मार्कशीट होती है जी। वो एक तरह की लैब रिपोर्ट है, जी। टेस्टिंग रिपोर्ट है। वो ये बताती कि मेरा मन कहाँ लगता है, मैं किस में अच्छा हो अच्छा सकता हूँ। हूँ। तो मैंने सीबीएसई में ट्वेल्थ में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जी। मैंने पूरे हिंदुस्तान में टॉप किया टॉप। था। उसके लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की, जी। ना टॉप करना मेरा लक्ष्य था। जी। लेकिन बाद में पता चला कि सबसे ज़्यादा नंबर मेरे हैं, इसलिए मैं टॉप करूँ। टॉप। मेरे पिता खुद हिंदी के लेक्चरर रहे हैं, अच्छा। तो उनका बहुत प्रभाव रहा है मुझ पर। और वो बहुत अच्छे कवि थे। मैं उनको पढ़ता था, उनको लिखता था, तो वो मेरे अंदर रहते हैं। तो एक शिक्षक तो उनके कारण ही मेरे अंदर पैदा हो चुका था। जी। दूसरा लगा कि जब नंबर अच्छे आ रहे हैं तो लगा कि यही दिशा है वो जहाँ काम किया जा सकता है। तो मैं किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी ऑनर्स किया। फिर एमए की बात थी तो एमए भी आ, लगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करेंगे। लेकिन लेकिन किसी ने मुझे फॉर्म दे दिया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का। उन्होंने कहा यार फॉर्म है एक्स्ट्रा, जी। अच्छी यूनिवर्सिटी, ट्राई कर लो। तो मैंने कहा फॉर्म भरने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा एक टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, हुँ। और पूरे देश से 20-25 लोगों को सिर्फ सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट है। अगर हो गया तो अच्छा। लॉटरी है, कर दो। भर दिया। जिन सब साथियों ने भरा था उनमें से किसी का नहीं हुआ और आपका हो मेरा गया। हो गया। मैंने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी तो नहीं छोड़नी। जी। क्योंकि जहां से भी हम लगे जुड़े होते हैं तो हुँ। हमें लगता कि नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ना। लेकिन किसी ने कहा कि एक बार एक काम करो, एक बार होके तो आ जाओ। देख के आगे क्या है। और मैं जैसे ही उस कैंपस में मैंने प्रवेश किया,
मैं चौंक गया। पता नहीं अंदर से एक ऐसी फीलिंग आई कि मैं पढ़ाई तो करनी तो यहीं करनी है और कहीं करनी नहीं है। नतीजा ये हुआ कि वो मेरा दूसरा जन्म हुआ और मैं उसको दूसरा जन्म दिवस मानता हूँ कि जब उस यूनिवर्सिटी में दाखिल किया, क्योंकि उसने एक अलग तरह का मुझे संस्कार दिया, सोचने की समझ दी। और फिर मेरा मेरी जिंदगी का एक दूसरा चैप्टर शुरू हो गया, जिसमें मैंने जीवन के बारे में जाना, जगत के बारे में जाना, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब सीखना शुरू किया। सवाल करना शुरू किया, सवाल समझना शुरू किया जी और सवाल खड़े करना सीखा मैंने। तो दूसरा जन्म वहां देखता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ तीसरे जन्म की बात। तीसरा जन्म एमए करते करते ये एहसास होने लगता है कि यार पापा से पैसे नहीं लेने चाहिए, जी ठीक नहीं है। कैसे रोकें? हम्म, तो पहले तो मैथ सेक्रेटरी होते हैं हम लोग, जी तो उसमें खाने का पैसा बच जाता है। अ, बाहर कुछ बेचा, हफ्ते में एक दिन जाके बेचा, जी उससे पैसा आ जाता था, तो उससे मेरे शौक पूरे हो जाते थे। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरे शौक कुछ ज्यादा हैं जी और पैसा जो मिल रहा है वो कम कम मिल रहा है है। और उसमें मजा नहीं आ रहा। लगा एक नौकरी की जरूरत है। मैं नौकरी की तलाश में गया था जी और मीडिया के उस समय के जो तमाम दिग्गज थे उनमें से एक थे विनोद दुआ। और हिंदुस्तान की पहली जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स मैगजीन मानी जाती है वो परख, फर्क। मुझे उसमें काम मिल गया। मैं तीसरा जन्म वहां मानता हूँ। और ये जो तीन जन्म हैं, जी इन्होंने अपनी अपनी तरह से काम किया। जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करना शुरू किया तो मैं थिएटर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ही शोध कर रहा था। अच्छा तो उसने एक मुझे नई आंख दी देखने की। और इसीलिए मेरा मेरे जो शौक हैं, जी मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। जी सर। मुझे इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू देना, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मैं एक नई किताब से वाबस्ता हो आज रहा हूँ। मैं किसी नए व्यक्ति से मिल रहा मिल हूँ, रहा है हूँ। ना। नई जिंदगी, नए अनुभव, नई आंखों से मिल रहा हूँ। तो ये सारे के सारे जन्म, पढ़ाई लिखाई का काम, और फिर यही तय हो गया कि मुझे जाना तो एकेडमिक्स में है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने बहुत ऊंचाइयों पे काम किया। आज के लोग वो अंदाजा नहीं लगा सकते आज से जी 30 साल पहले मैं किस ऊंचाई पर था। जी उन्हें अंदाजा नहीं होगा। लेकिन मैंने मीडिया में बहुत बुलंदियों पे काम किया है। जी मुझे नाम से लोग जानते थे, मेरे काम से लोग जानते थे, मेरे लिखे को लोग पहचानते थे, मेरी आवाज की पहचान हुआ करती वाह, थी। लेकिन तभी जी कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। शोहरत किसे अच्छी नहीं लगती, सही मुझे सही भी बात अच्छी है। लगती थी। हालांकि मुझे ये एहसास होता था कि उस रोशनी में एक अंधेरा है। जी आप देखते हैं जब भी कोई चीज एक्सट्रीम में हो जाती है जी तो वो अपना जो मूल स्वभाव है वो खो देती है। अगर आप दिया सलाई जलाएंगे, जी टॉर्च जलाएंगे, जी तो रोशनी दिखेगी। लेकिन अगर उसकी रोशनी को बढ़ाते जाए 1000 वोल्ट, 1500 2000 वोल्ट कर दिया जाए, तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। सही। मुझे ये लगता था कि वहां रोशनी, फेम, नेम सब कुछ तो है, जी लेकिन सुकून नहीं है, संतुष्टि नहीं है। संतुष्ट नहीं। क्योंकि मैं अपने लिए नहीं हूं, फिर मैं हूं किसके लिए? जी न्यूज के लिए, स्टोरीज के लिए, ब्रेकिंग न्यूज के लिए। और ब्रेकिंग के लिए कहते हैं कि वहां सपने में भी आप जागते रहते हैं, देखते हैं कहाँ से स्टोरी निकाल निकाल सकते सकते हैं, कहाँ से निखार सकते हैं। और नतीजा ये होता, कई बार ये होता है कि कोई मर भी रहा हो, अगर आपको स्टोरी मिल रही है हैं। जी तो अच्छा लगता है। मेरी कहानी है वो भी लगभग ऐसा ही कहती है। और सच हुआ, एक बार कहीं बम धमाका हुआ जी और हम लोग इंतजार कर रहे थे, कोई लीड स्टोरी वीक की नहीं मिल रही थी। जी बम धमाके की खबर मिलती, हम तो उछल पड़े। जी और फिर लगा कि चूंकि मैं साहित्य का भी संस्कार है मेरे साथ, मुझे लगा कि हम कर क्या रहे हैं, कि बम धमाके से हम खुश हो रहे हैं खुश क्योंकि मुझे न्यूज स्टोरी। मिल रही है। फिर मुझे मन्नू भंडारी का वो नाटक याद आया, उपन्यास याद आया, जी महाभोज। लगता है कि हम गिद्ध हैं और हम गिद्ध दृष्टि से सब जगह देख रहे हैं। हालांकि गिद्धों का भी अपना योगदान है, जी उनका भी मैं किसी तरह से कम नहीं आंकता। लेकिन मुझे लगा शायद मैं इसके लिए नहीं हूं। और तब से अंदर ही अंदर मन ये कहने लगा कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, मुझे इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं है, ये वो सुबह नहीं है जिसका मुझे इंतजार था। ये मुझे सुकून नहीं देती। और मैं एक और महसूस करता था, मुझे सुबह और शाम अपनी चाहिए थी। मैं दिल्ली में
दिल्ली में क्या सब जगह देखता हूँ कि जी। ट्रकों के पीछे लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह मुँह काला। काला। उन दिनों दिल्ली में पॉल्यूशन की, हालांकि अब कोई कम नहीं है, जी। उन दिनों पॉल्यूशन की स्थिति ये थी कि दिल्ली से निकलने के बाद आप अगर रुमाल से अगर चेहरे पे यूं करेंगे तो आपका मुंह काला हो पक्का मिलेगा। सकता है। तो वो शहर ऐसा था कि ये तय था कि आप जैसे भी मरे खांस खांस के जरूर मर सकते मरेंगे। हैं आप। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मुझे सुबह मेरी अपनी चाहिए, खुद शाम की। मेरी अपनी चाहिए। और इसलिए मैंने मैंने तय किया कि नहीं, मैं सच बताऊं, मैंने बाड़मेर नहीं चुना कभी भी, जी। लेकिन राजस्थान चुना था मैंने। राजस्थान जब मैं गया, वही फीलिंग जो कहते हैं ना, अंदर से कोई फीलिंग फ़ील आती आ है। रही है, हाँ। मैं राजस्थान इंटरव्यू के लिए आया था, जी। यूं ही क्योंकि भर दिया था। जी। और आकर लगा कि नहीं, ये जगह सुकून देने वाली है। मुझे एक बात लगती, जी। अ, जब मैं शुरुआत में बाड़मेर आया जी। तो बहुत शॉकिंग स्थिति रही। स्टूडेंट्स पूछते थे मुझसे कि भाई अच्छा क्या लगता है, जी। और मैं कहता था कि मुझे आसमान अच्छा लगता है। वो कहते थे आप बाड़मेर का मजाक उड़ा रहे हो। मैं कहता था मजाक नहीं नहीं उड़ा रहा बड़ा। हूँ, तुम दिल्ली रहे नहीं हो। जी। क्योंकि वहां आसमान देखने को तो कहने को तो है, लेकिन लगता है कुछ नहीं है। नहीं है। हमारे हिस्से में तारे नहीं है। मैं यहाँ महसूस करता हूँ हमारे हिस्से का आसमान बहुत बड़ा होता है। और दरअसल हम बैंक बैलेंस से चीज़ों को नापने के हुँ। आदी हो गए हैं, हम ऑडिट रिपोर्ट से, बैलेंस शीट से नापने के आदी हो गए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में आप देखिएगा, हम लोग इस तरह से यूट्यूब पर अमर होने जा रहे हैं। जी। ये तय है, आने वाले वक्त में ये होगा कि हम मापेंगे कि हमारी खुशी, हमारे हिस्से का आसमान कितना कितना बड़ा है, हमारे हिस्से में ज़मीन कितनी ज़मीन आ रही कितनी है, है। खिड़कियाँ कितनी आ रही हैं, रोशनी कितनी आ रही है, हवा कितनी आ रही है। और इस मामले में हम बहुत अमीर हैं। तो मैं बाड़मेर आया तो सबसे बड़ा झटका लगा। रिएक्शन। इट्स अ कल्चरल शॉक। दिल्ली से बाड़मेर, जी। और बाड़मेर आज तो बहुत बेहतर स्थिति में है। जी। कौन से सन आज तक से आए थे आप बाड़मेर? 1998 में मैं आया, 98 में। और मुझे लगा कि मैं अपने गांव पहुंच गया हूं। गांव से राजधानी पहुंचा, और राजधानी से लगता है गांव पटक गाँव दिया गया पहुँचे। हूं। कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। जी। लेकिन समझ में नहीं आता। और मैं सच बता रहा हूं आपको कि करीब 2-3 महीने में ढंग से सो नहीं पाया। लगातार ट्रांसफर की कोशिश करता रहा कि भागना तो है ही। ये जगह मेरे लिए नहीं बने। अ, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकती है कि एक नौकरी दे रही है। और हुँ। नौकरी इसलिए क्योंकि मुझे शादी करनी है, जी। कोई मेरा इंतजार कर रहा है, जी। अदरवाइज कुछ नहीं। मैं वहां भी देखता हूं पीछे कि कई बार जब आपको जो 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 रास्ता, जिस रास्ते पे जाना होता है, कई बार हालात जो है ना आपको उस तरह से ले जाने लगते हैं। मैं जब मीडिया में था, जब मैं बहुत अंदर से खोखला महसूस करने लगा, जैसे लगता था अंदर से खुरच डाला है अपने आप हुँ। को, तो हुआ ये कि मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया। जी। उस रोड एक्सीडेंट में अ, हालत ऐसी हुई कि करीब 1.5-2 साल मुझे बिस्तर पर रहना पड़ा। बेटर। उसने दिशा बदल दी, और मेरे घर वालों का कहना था कि नहीं, मेरे खास तौर पापा का कहना था कि सरकारी नौकरी ही ज़रूरी है। ज़रूरी है। मैंने कहा दिल्ली है, बहुत सब जगह पड़ी है, क्यों? उन्होंने कहा एक बार ज्वाइन कर लो, बाद में वापस आ जाना। लाइफ सिक्योरिटी ज़रूरी है पेरेंट्स की। हाँ, सिक्योरिटी मुझे लगता है, हालांकि मैं जब मैं यहाँ आया तो उससे मैं 4 गुना अर्न कर रहा था। जी। तो ये बहुत बड़ा शौक होता है कि यार, ये कैसी सिक्योरिटी है कि जो हमें मार दे, खत्म जी। कर दे। लेकिन फिर अ, चीज़ें बदलने लगीं। मैंने ये देखा कि जो मुझे तकलीफ़ें थीं, मानसिक, शारीरिक, वो धीरे-धीरे यहाँ हाँ। घुलने लगीं, गायब होने लगीं। जी। मैं मानता हूँ कई बार हमारे सारे जो दर्द हैं, वो दवाओं तक ले जाने का रास्ता बताते हैं, हमें हमदर्दों से जोड़ते हैं। और जोड़ते हैं। मैंने यहाँ महसूस किया कि मैं जिस तकलीफ़ में था, हुँ। कमाल ये हुआ कि मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ पहुँचना चाहिए था। मैं दवाएँ नहीं लेना चाहता था, जिस तरह का इलाज चाहता था मुझे वहाँ इलाज मिल मिला, गया। और मैं दवाओं के बगैर स्वस्थ होने लगा। और जब ऐसे लोगों से मिला तो दोस्त भी मिले, दोस्त बढ़े, जी। फिर ज़िंदगी बेहतर होने लगी। लेकिन दिक्कत ये लगती थी कि मेरा जो जीवन साथी है, जी। वो तो साथ रहना चाहिए ना। सही है। और आखिर में उसने भी तय किया कि अलग-अलग नहीं रहेंगे, जी। ज़िंदगी टुकड़ों में नहीं बाँटेंगे।
कि कैलेंडर लेके बैठे रहें, छुट्टियां कब कब आएंगे? मिलेंगी, कब भागेंगे, रिजर्वेशन कब करा लें, संडे के साथ एक छुट्टी कब मिल सकती है, और प्रिंसिपल पावर लीव कब हो रही है। तो तो ये तय किया। उसने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया कि वो जी भी बहुत काम कर है, रही थी। जी। मिले कब थे आप मैम से, मतलब फर्स्ट टाइम पे? मैं हम लोग यूनिवर्सिटी में साथ थे। अच्छा। वो चाइनीज पढ़ रही थी, जी। मैं हिंदी में था। जी। एक कॉमन ग्रुप था जो हम लोग जुगनू नाम से ग्रुप था, और जिसमें हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड थे। बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम किया करते थे, गाते थे जी। हम नाटक करते थे। वहाँ मुलाकात हुई थी, और फिर मुलाकात में लगा कि ठीक है, जी। जिंदगी भर साथ रहा जा साथ सकता रहा। है। लेकिन ये तय हो गया था कि घर वालों की विरोध में नहीं, जी। घर वालों के साथ, घर वालों से अलग होके नहीं। जी। और आखिर में हम लोगों की जो शादी हुई, जी। वो घर वालों की रजामंदी से हुई। सपोर्ट से हुई। हाँ, उन्हीं की इच्छाओं के अनुसार हुई। जी। मतलब हम लोगों के दोनों के परिवारों में कोई भी हम दोनों के खिलाफ नहीं था। जी। बस उनके अपने डर थे कि यार समाज क्या कहेगा, रहेगा। लोग क्या कहेंगे, हम्म। सबसे बुरा है लोग, जी। क्या सोचेंगे लोग। लेकिन उन्हें लगा कि जब जब हमें ठीक लग रहा तो जो होगा देखेंगे। देखा जाएगा। ठीक है, वो भी उस टाइम बच्चों पे को दुखी बहुत। करके जी। हम खुश हों, शायद ये ठीक नहीं रहेगा। तो ये उनका आशीर्वाद था, और उनके उनके कारण ही हम लोग साथ हैं। हाँ। पर जब आप बाड़मेर आए पहले, तब आपने बाड़मेर सब देखा, जब कुछ नहीं था आई थिंक। मेरे को लगता है कुछ आप कॉलेज के अलावा कुछ आसपास दिख रहा होगा आपको। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था। जब मैम दिल्ली जैसी सिटी में रहते थे, वहाँ काम भी करते थे, मतलब एक वो कहते हैं ना कि ऐसी हाई क्लास सिटी, वहाँ से बाड़मेर आना, तो मैम का रिएक्शन क्या था? शुरुआती दिन कैसे निकले आपके मैम के बाड़मेर में? बहुत शौक थी कि आ तो गए, यहाँ करेंगे क्या, क्या? है क्या यहाँ। जी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये कि न तो बहुत सब्जियां मिला करती थी। जी। हाँ। पानी भी मुझे लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि बिस्लेरी वाला लेक्चर आ गया है। अच्छा। तो मैं उनसे कहता था कि तुम बिस्लेरी पी लेते हो हम्म। और पैसे खर्च करके पी लेते हो, हम्म। मैं पानी पे कैसे पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है। सही बात। तो हमें लगता था कि पानी भी नहीं है हमारी, हम जैसा चाहते हैं पानी, जी। क्योंकि हम देखते थे फ्लोराइड के कारण बहुत सारे लोगों के यहाँ दांत हड्डियां खराब हो हाँ, जाती थी, खराब। वो देखते थे तो गलत था। सकते में आ जाते थे। जी। पानी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी के घर जाएं और कहें कि हम अपना पानी पियेंगे आपका नहीं पियेंगे, ये भी थोड़ा अजीब लगता था। एक और कमाल होता था कि चाय जो है शिकंजी जैसी लगती थी, जी, क्योंकि बहुत नमकीन मीठी। पानी हुआ करता था, हाँ। उसमें चाय बनती थी। दूसरा ये देखते थे उस पानी को पीते थे तो प्यास नहीं बुझती थी, भूख बढ़ जाती बढ़ थी। जाती थी। तो बहुत सारी चीजें थी, और इस पूरे माहौल में एक्लेमेटाइज करना अपने आप को आसान नहीं था। लेकिन अब मैं देखता हूँ, आप पहले और आज की बात करते हैं, बार जी। बार बात कर रहे थे आप, तो मैं देखता हूँ कि पहले पानी जरूर खारा था, हम्म। दिलों में और गलों में मिठास मिठास खूब थी। अब पानी मीठा मीठा हो हो गया गया है, है। लेकिन वो मिठास थोड़ी सी मिस कर रहे हैं हम लोग, है ना। कहते हैं कुछ वो एक गीत है ना, मैं बार बार गीतों में देखता हूँ कि जी। बहुत गहरी बातें कही गई। हम्म। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया खाया। है, दिल ने जिसे पाया है, हम्म। आंखों ने गवाया है। पानी तो मीठा मिल गया, जी। लेकिन जो दिलों की मिठास थी वो, कम हो लेकिन गया। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब कुछ सब देता नहीं है। अभी भी मौजूद है, वो जी। मीठे लोग भी मौजूद हैं, वो जान न्यौछावर करने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा ढूंढने में जोर आता जो रहा। बस जी। तो सर, जैसे आपने अपनी स्कूल लाइफ वगैरह सबके बारे में बताया, आपने हिंदी चूज की आपने कॉलेज में आके। हिंदी तब और हिंदी अब में क्या फ़र्क पड़ा है? मतलब जब उस समय एक दौर में हिंदी फिर भी ठीक थी, लेकिन अब के दौर में हिंदी को बहुत लोग कम मानते हैं, जैसे इंग्लिश को बहुत हाई हो गई है। उस दौर में और इस दौर में हिंदी में क्या फ़र्क पड़ा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपने कहा हिंदी को मैंने चुना, जी। पता नहीं, मुझे लगता है हिंदी को मैंने चुना या हिंदी हिंदी ने ने मुझे आप। चुना। जी। मैं ये देखता हूँ कि दरअसल होता क्या है, यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि अक्सर मैं आज के दौर में देखता हूँ कि ज्यादातर लोगों को संकट ये है कि उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें करना क्या है, करना क्या है रियल से। उन्हें चुनना क्या है। हम्म। तो मैं जैसे आपसे पहले कह रहा था कि आपका जो मार्कशीट है कई बार जी। वो आपकी लैब रिपोर्ट है। जैसे वो बताती कौन से विटामिन कौन से मिनरल्स हम्म। आपको चाहिए, वैसे ही ये बताती कि आप किस में आगे आगे कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि अपने आसपास से कुछ लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जी।
और दरअसल हम सब एक वैलिडेशन के इंतजार में रहते हैं। यूं समझ लें आप कि आपने कोई शर्ट पहनी जी और अगर हम 50 दोस्तों ने तय कर लिया कि आज इसकी एस्थेसी करनी है, जी। ठीक है, तो हमने कहना शुरू कर दिया कि ये क्या पहन के आ गया, सही और है। हर एक अलग कमेंट करेगा, जी और कोई कमेंट भी नहीं करेगा तो ऐसे देखेगा कि जैसे आपको लगे कि आप आगे से उस नहीं शर्ट को पहनेंगे, नहीं पहन नहीं पाओगे। पहनेंगे। वैसे ही दूसरा ये है कि हम तय कर लें कि आपने कुछ सामान्य सा पहना और हम आपसे कहेंगे बहुत खुश हो यार, बहुत मजे से हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, क्या चक्कर है, बहुत चमक रहे हो, हैं, बहुत फुदक रहे हो, वगैरह वगैरह। तो आप उन चीजों से अपने आप को एसोसिएट करेंगे। मैं देखता हूं कि बचपन से कुछ लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं, जी यार तू बोलता अच्छा है, तू लिखता अच्छा है। वो कुछ कुछ हमारी, जैसे मैं देखता हूं कि होता क्या है, हम सबके अंदर एक एक कुछ होता है जो बनने को तैयार है। यूं समझ लें कि अगर एक पेड़ है मान लिया, जी ठीक है, वो पेड़ अपनी तरह से बढ़ता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हमें बनानी है मेज और हमें बनानी है बांसुरी। जी। हर पेड़ की बांसुरी नहीं बनती नहीं बनती। और हर पेड़ की टेबल नहीं बनेगी। जी। बना लेंगे हम तोड़ ताड़ के, काट कूट के, हम्म, लेकिन उसका वजूद खत्म हो खत्म हो जाएगा। जाएगा। सवाल ये कि हमें देखना होगा कि हम बनने के लिए क्या तैयार हैं। और मैंने कहा ना आपसे, कॉम्प्लीमेंट, कई बार पेड़ की अंदाज को देखकर आप बात कर सकते हैं कि यार इसका ये बहुत अच्छा अच्छा बनेगा, बना। है ना, इसका हैंगर बहुत अच्छा बन जाएगा, हम्म, है ना, इसकी मूर्ति बहुत अच्छी बन जाएगी, इस पर पेंटिंग बहुत अच्छी की जा सकती है। तो हमें ये देखना होता है हमें क्या करना बनना चाहिए। क्या है। आपने हिंदी की बात की, जी मुझे लगता है कि हिंदी कम नहीं हुई है, हिंदी की ताकत बढ़ी है, जी बहुत ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि आज से मैं 10-20 साल पहले की बात करता हूँ तो शायद अ, हमें लगता है कि उस समय हिंदी की ताकतवर थी, लेकिन आज अगर देखें, हिंदी की फिल्में ज़्यादा आती हैं, हम्म, हिंदी के न्यूज़ चैनल्स, हिंदी के यूट्यूब चैनल्स की बात करें, जी आप देखें हिंदी की मौजूदगी सब जगह बढ़ी है। बढ़िया। हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ी है। जी अब देखो, दो बातें समझें, एक तो होता है कि हिंदी बोलना, और दूसरा होता है हिंदी में पारंगत होना। जी इस दौर की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम मिक्स वेजिटेबल टाइप के हो गए हैं। जी सर। हमें वही। सब आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है, हमें मास्टरी किसी में नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में जो भाषा को अच्छी जानता है, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जी इवन मारवाड़ी हो, हम्म। उसे दुनिया में कोई रोक नहीं लोग। पाएगा। अगर वो चलने को तैयार है, अगर वो बढ़ने को तैयार है, अगर वो खोजने को तैयार है, तो जी चाहे बैठे बैठे हो जाए, नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। मेहनत करनी तो पड़ेगी। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में लगता है कि अंग्रेजी बहुत मजबूत हो गई है, लेकिन मुझे लगता है हिंदी ज्यादा मजबूत हुई है। और जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, जो पारंगत हैं, जी लोग मोमबत्तियां लेकर, टॉर्च लेकर उनको ढूंढते हैं। ढूंढ रहे हैं कि कोई हिंदी जानने वाला मिल मिल जाए। जाए। वही चीज में। इतनी इतनी ज्यादा जरूरत है, बहुत है। इतनी ज्यादा जरूरत है कि मत पूछिए। तो हिंदी की ताकत कम नहीं हुई है, हिंदी की तासीर बढ़ी है, जी हिंदी का विस्तार क्षेत्र फैला, वो जी फैला है, तो सब कुछ बढ़ा है। मैं मानता हूं कि हिंदी का भविष्य बहुत अच्छा है। दूसरी आपकी जो चिंता मुझे सवाल में नजर आ रही है, जी। वो ये कि भाई अंग्रेजी, हाँ, ये आज देखिए की यूथ का होता वो। क्या है, समय के साथ भाषा का स्वरूप बदलता है जी और बदलेगा, बदलना चाहिए। जी दरअसल कहते ना, अगर संस्कृति के 5 भाग की बात करें तो उनमें एक है भाषा, जी। एक है भूषा। हम्म, आप ये देखें, भोजन भी एक है। दरअसल पांचों चीजें बता देता हूँ, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। जी संस्कृति को 5 चीजों से नापा जाता है: जी भाषा, भूषा, जी। भजन, हम्म, भोजन जी और भवन। 5 चीजें हैं: जी। भाषा, भूषा, भाषा, भोजन, भोजन, भवन, भजन, भवन। संगीत। जी। अब आप देखें, हमारा भोजन बदल गया, चेंज हो गया समय के साथ। हमारा भूषा, पेश, आभूषण, हाँ। कपड़े सब चेंज हो पेश, गए, हाँ, चेंज ठीक हो है। गई। हमारे संगीत में आप देखो, भजन पूरे, हाँ। रैपर्स आ गए हैं, सब चेंज हो है गया। ना, सब जी कुछ चेंज हो गया। तो आप चाहें भाषा ना बदले, कैसे हो सकता है? ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। जी आप देखते हैं, आज से 20 साल पहले बाड़मेर में कितने गरबा होते थे,
नहीं होते थे। नॉर्मल है बहुत। गणेश चतुर्थी पर कितने आयोजन होते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीरो था। जीरो। लेकिन अब क्या हुआ? हुआ क्या है, मीडिया ने कनेक्ट हमारी कर दिया। हदों को तोड़ दिया है। हम सिर्फ एक शहर के नहीं, जी। सिर्फ एक देश के नहीं, हम ग्लोबल सिटीजन बनने हर लगे जगह हैं। से कनेक्ट हो गए हैं हम। हाँ, भाषा के जरिए, इंग्लिश के जरिए, जी। वीडियोस के जरिए हम कनेक्ट हो गए। कनेक्ट हो गए। और आज की तारीख में भाषा क्या है? आपको ट्रांसलेट करना है, 1 सेकंड में 25 भाषाओं में ट्रांसलेट हो आराम जाएगा। से एक क्लिक पे तो वो दूरी जो थी, जो फासले थे, वो खत्म कम हो हो गए, गए। वो कम हो गए। और हमेशा ध्यान रखें, जिससे कम्युनिकेशन आ गया, जिससे भाषा आ गई, उससे कोई दुनिया में रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। जी। मैं एक, जैसे अभी आपने बात की भाषा वगैरह का, मेरे को डर डर वो चीज़ का है, जैसे हिंदी सब पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई जा रही है, पर हिंदी पे क्या है, मैन जोर नहीं दिया जा रहा है। आज मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो एमए कर रहे हैं, पर उनको उनकी मात्राएं समझ में नहीं आ रही है। वो वो की लिख रहे हैं तो वो की यूं, मात्राएं ना समझ आ रही, ना बोला जा रहा है। मैंने देखे हैं काफ़ी, जैसे मैं आगे बात करूँ, मेरे स्टूडेंट्स ने जब कल आपके मेरे को मैसेज किया ऑफिस, उन्होंने लिख के भेजा है। अब वो क्या है कि हिंदी टाइपिंग फोन आ गया, ना प्रॉपर हिंदी टाइपिंग कर पा रहे हैं, ना प्रॉपर इंग्लिश टाइपिंग कर पा रहे हैं। वो इंग्लिश बोलते ना, उस चक्कर में मात्राएं वगैरह सब भूल गए हैं। मैंने निकाले कल क्वेश्चन देखे, मैंने कहा ये बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ, कुछ गलतियां हमसे भी होती है, हम भी कुछ हो जाता, कभी कभार मात्राएं उधर हो जाती है। पर मैं देख रहा हूँ बच्चे, आजकल के तो बच्चे हैं वो बिल्कुल हिंदी को मतलब एज ए सब्जेक्ट मानते, 10वीं तक हाँ होगी कंप्लीट, खत्म, छोड़ो इसको, अब बीटेक वगैरह करना है, हिंदी गई, साइड में कर दो। वो चीज़ हो रहा है, मेरे को लग रहा है। दिक्कत यही है कि हमें जो जरूरी है ना, जी। हम उसको अहमियत नहीं देते। जी सर। हमारे लिए सही खाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम स्वाद को इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारे लिए अच्छी ताज़ा हवा चाहिए, लेकिन हम एसी को इम्पोर्टेंट देते हैं, देसी को छूट जाते हैं। जी सर। एसी में आप रहिए, लेकिन देसी में पसीना नहीं बहाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। पढ़ेंगे। ठीक है। भाषा के साथ भी जो आप बात कर रहे हैं, वो जी। दिक्कत क्या हुई है, जो एमए कर रहे हैं वो एमए ही कर रहे हैं। जी। मैं वही कर रहा है। उन्हें किसी ने बताया नहीं कि उन्हें क्या करना है, जी सर। उन्हें सोचा भी नहीं। कुछ नहीं कर लेते तो ये कर लेते हिंदी हैं। में कर लेते हैं। ठीक है। और ऐसे लोग जब टीचिंग में आ जाते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन आपने ले ली है, किसी तरह आप बन गए। शिक्षक बन गए हैं, दिक्कत वहां होती है। फिर वो सेम ही चलेगा टीचर से बच्चों तक। मुझे लगता है दुनिया में, इस दुनिया में सबसे जरूरी है अच्छे टीचर, टीचर्स। अध्यापक। अगर टीचर्स अच्छे हैं तो ये दिक्कत, मात्राओं की दिक्कत नहीं आएगी, भाषा की दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप चौंक जाएंगे कि जी। बहुत सारे लोग चाहेंगे कि अगर हिंदी के टीचर्स अच्छे हो जाएं। हम्म। अगर हिंदी में गलतियां हो रही तो इसका मतलब हमारे समाज में कुछ इस तरह की दिक्कत चल रही है। चल रहे। कोई गाइड नहीं कर रहा है, वो गाइड नहीं हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं, और ऐसे ही कर रहे हैं लोग। जी। और जब सही की जगह कमतर लोग आ जाते हैं, तो फिर कमतर चीजें शुरू हो शुरू हो जाती जाती हैं। है। भाषा की संशोधन की बात कर रहे हैं आप, भाषा की शुद्धि की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से आता है? हिंदी सबसे सरल, सबसे वैज्ञानिक भाषा कही जाती है। बहुत। कारण क्या? कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। मतलब किसकी बात कर रहे हैं? अब की बड़ी होगी, मैंने सोचा कि अब इसमें छोटी होगी। हम्म। किसकी? अब किसकी लिख देंगे तो गलत होगा। किसकी? छोटी की मात्रा की बड़ी। बढ़िया। तो अगर मैं ये देख रहा हूं कि जो गलतियां कर रहा है वो गहरे तौर पर अनअवेयर है, वो लापरवाह है, उसने टीचर्स पर ध्यान नहीं दिया है, या टीचर्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया है, उसने सुना नहीं है, उसने गुना नहीं है। क्योंकि अखबार में भी पढ़ेगा तो उसे सही हिंदी आ जाएगी, वो सुनेगा गौर से, देखेगा टाइटल सबटाइटल्स देखेगा तो भी सही हिंदी आ जाएगी। लेकिन कई बार मुझे ये लगता है कि हम सब लोग एक बहुत गहरी बेहोशी में जी रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। हमें ये भी नहीं मालूम कि करना क्या है। हमें ये भी नहीं मालूम जीना कैसे होता है। हमें ये भी नहीं पता। आजकल तो ये होता कि हर चीज के लिए हम गूगल शरणम गच्छामि। बस कॉपी पेस्ट। तो बुद्धों को तो ढूंढे कौन, और बुद्धों को तो बुढ़ा घोषित कर दिया गया है। नतीजा क्या होगा? तो वो जैसे सवाल आएंगे, जैसी भाषा आएगी, तो हम एक अधकचरे दौर में जी रहे हैं, जहां सब है लेकिन कुछ नहीं है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा है, लेकिन पूरा कुछ नहीं। वी आर क्लेमिंग टू बी ऑल राउंडर, बट वी आर मास्टर ऑफ नन। मैं अपनी बात करता हूं भाषा की,
मैं हिंदी पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, जी मैं उर्दू जानता हूँ, मैं संस्कृत जानता हूँ, मैं अंग्रेजी जानता हूँ। जी। मैं तीनों भाषाओं के साथ बहुत अच्छी गहरे पकड़ से है। जुड़ा हूँ और मैं रोज नया कुछ देता हूँ। नया कुछ देता हूँ, आप ये समझिए। जी दरअसल जब भी आपको समृद्ध होना है, ठीक वैसे ही समझिए जैसे एक पौधा है, जी। वो सिर्फ पानी से नहीं बढ़ता, उसको खुरपी चाहिए, हम्म। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। उसको खाद चाहिए, उसको ट्रिमिंग चाहिए। जी। तो भाषा के साथ जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ऐसे गुरुओं के साथ जुड़ना होगा जुड़ना होगा। जो आपकी भाषा को समृद्ध कर सके, जो शब्द संपदा को आपको दे सके, दे नए सके। शब्दों को दे सके। रोज आप नई डिक्शनरी में नई भाषा के शब्दों को जानें, उनमें डुबकी लगाएं, उनको जी। जांचें, उनको समझें, परखें, शब्दों के साथ खेलना शुरू खेलना करें। शुरू। वो ये लगभग वैसे ही है कि जैसे क्रिकेट के साथ खेलते हैं, जी। वैसे ही शब्दों के साथ खेला जा सकता है। और जिसको खेलना आ गया, ओके। फिर उसके साथ दिक्कत नहीं है। तो आप जो एक दौर की दिक्कत बता रहे जी हो, जी देखो, कुछ अलग लोग किसी समाज में कम ही होते हैं। जी। मैंने कहा ना कि ये हमारा शिक्षा का जो अंदाज है, वो हमें हमें अपने आप को पूरी तरह से परखने का मौका नहीं देता, परखने नहीं देता, और हम भी लापरवाह हैं। आप ये देखिए, आप जो कुछ भी चाह रहे हैं वो किससे चाह रहे हैं? दरअसल आप देख के चाह रहे हैं। जी। वो देखा आपकी देखा चॉइस है क्या? नहीं है। आपकी चॉइस है? कोई क्या सोचा है इस बारे में? अगर बिल्कुल। तलाश करें तो कैसे होगा? मैं आपको एक तरीका बताता जी हूँ। मैं अपने वो सारे वो सूत्र बता रहा हूँ जो जी। मैं खुद के ऊपर परखता लगे, हूँ। हाँ जी। मैं किसके लिए बनाऊँ? मैं कैसे जानूँ? जी। क्या तरीका हो सकता है? क्योंकि पापा कुछ कह रहे हैं, चाचा कुछ कह कुछ रहे कह हैं, रहे हैं, ताऊ जी हाँ। कुछ कह रहे फ्रेंड्स कुछ और हैं, कह रहे फ्रेंड्स कुछ और हैं। कह रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। हम सबसे पूछ-पाछ के हम एक तरह का जनमत सर्वेक्षण करके देखते हैं, जो आसान हो जाए, जो ईज़िली हो जाए, इस तरह की बातें जी करते हैं। लेकिन अगर मुझे अपने आप को तलाशना हो कि मैं किसके लिए बना हूँ, मैं कलम बनने के लिए बना हूँ या बांसुरी बनने के लिए बना हूँ? जी या मैं दीवार या दरवाजा बनने के लिए बना हूं? मैं कैसे पहचानूं? मैं कहता हूं कि जिस काम को करते हुए आपकी घड़ी खो जाए और भूख खो जाए, जी। आप उसके लिए बने हैं। अगर आपको पेंटिंग करते हुए आपको समय का होश नहीं रहता, आप भूख भूल जाते हैं, खाने का भी पता नहीं रहता, तो आप पेंटिंग के लिए बने हैं। आप गाते हुए, गीत सुनते हुए आप ये भूल जाते हैं, आप लिखते हुए, आप पढ़ते हुए, हम्म। आप देखें, अपने आप को जानने समझने का ये सबसे अच्छा पैमाना है। ये नब्ज पकड़ने का है कि हम हैं किसके लिए। जी और अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया अपने आप को कि मैं किसके लिए हूं, और उस दिशा में वही खुरपी, खाद, आगे। ट्रिमिंग, गुरु। जी जरूरी है कि एक एक ऐसे व्यक्ति को हम साथ चुने जो हमें आगे बढ़ने में मदद बन। करे। मैं कहता हूं तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जिंदगी में जी बहुत। एक तो होता पेयर, जी दूसरा प्रिपेयर, तीसरा रिपेयर। पेयर मतलब आपको जैसा कुछ करना है, जी। कई बार आपको उस तरह के लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढना ढूंढना होता है, पड़ता है। ढूंढना पड़ेगा। कई बार मुश्किल होती है, कई बार जी बहुत आसान होता है। कहते हैं ना, जैसे चरसी चरसी को ढूंढ लेता है, जी पीने वाला पीने वाले को ढूंढ जी। लेता है। तो पढ़ने वाले को, बढ़ने वाले को, खेलने वाला खेलने वाले खेलने को वाले ढूंढ को। लेता है। तो आप अपना जोड़ीदार ढूंढिए, सलामी बल्लेबाज जिसके साथ आप बैटिंग कर बैटिंग कर सकें। सकते हैं। ठीक है ना? आपने पेयर किया, जी देन प्रिपेयर, फिर तैयारी करें, मेंटली बिल्कुल। प्रिपेयर करें कि करना क्या है। सिर्फ सात होने से बात नहीं बात बन नहीं बने। जाएगी। एक और एक 11 11। कैसे बने? नहीं तो एक माइनस एक 0 हो जाएंगे। जी पेयर तब है जब एक और एक 11 हो। और उसके लिए तरीका होगा कि हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। प्रिपेयर किया, हम्म, परफॉर्म किया, और उसके बाद आपको रिपेयर करना है। क्यों? जो गलतियां हुई हैं, किन कारणों से हुई, अपने आप को रिव्यू करना है, प्रीव्यू करना है, दोबारा से जांचना है, और जरूरत पड़ी तो रिपेयर का। रीपेयर, पेयर भी चेंज करना है, जरूरत हुई। अच्छा। एक एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज होती है, जी जिसमें जिसमें आप एक, मान लिया एक दिन का कोई सेशन है, वो कहते हैं कि आपको जगह बदलनी चाहिए। जी कैसे? होता क्या, हम सब अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जी सर। मान लिया अ, आप मुझे अच्छे लगते हैं, जी तो मैं आपको बुला के शाम को चाय पीऊंगा, बात करूंगा, चर्चा करूंगा, बार बार आपको बुला लूंगा, शाम को अपन मिलेंगे, शाम को मिलेंगे। लेकिन इससे होता क्या है?
हमारे और दोस्त बनने की और कुछ सीखने की क्षमताएं खत्म बंद होने होती लगती हैं, है। जी, क्योंकि एक आदमी की हद है। सही तो सही। क्या करते हैं कि सेशन में आप बैठेंगे तो आप उसी जगह पे दोबारा नहीं बैठेंगे जहां आप पहले बैठ गए। पहले बैठ। कहाँ जाएंगे फिर? कहीं यस। बैठे और जिसके साथ बैठे उसके तो साथ साथ नहीं नहीं बैठेंगे। बैठेंगे। कई बार लोगों को बड़ी तकलीफ होती है इससे। जी। उन्हें लगता है ये कैसे, वो हमारा दोस्त है, वो मेरा भाई है, भैया। वो क्या हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। हम्म। हम कहते हैं यही तो कह रहे हैं है। कि दूर होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हमेशा थोड़ी चिपके रहोगे। और जब वो दूर होने लगते हैं तो नए दोस्त बनते हैं, नई चीजें सीखते हैं। तो मेंटली, फिजिकली, दोनों लेवल पे ये काम करने की जरूरत है कि हम है। परखें अपने आप को, जी। जांचें अपने आप को, और फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार करें। तैयार। बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन टूल्स सारे प्यासों के लिए हैं, हम्म। कुएं सारे प्यासों के प्यासों लिए के हैं। लिए। मैं बार बार कहता हूं कि जब प्यासे के पास पानी पहुंचता है ना, तो हम्म। पानी भी खुश होता हो है, बहुत सकता है। बहुत तृप्त होता है। क्योंकि जो भरे पेट है ना, वो नली खुला छोड़ देगा, वो पानी भी गिलास में यूं ही छोड़ छोड़ देगा। देंगे। लेकिन जो प्यासा है ना, वो आखिरी एक बूंद एक तक, बूंद तक एक एक बूंद तक, और जिस तरह से वो संतुष्ट होगा। तृप्ति का एहसास देता है, तो हम्म। पानी भी अपने आप को धन्य मानता है। पानी को लगता है कि वाह, मैं जीवन का शायद सार मिल इसके गया। लिए बना था। तो अगर आप प्यासे हैं हम्म। तो आप कुआं ढूंढ लेंगे या कुआं खोद लेंगे, खुद। और नहीं है तो पड़े रहेंगे तो जिंदगी पड़े भर। रहेंगे। पढ़े रहेंगे तो ठीक है, हम्म। और पड़े रहेंगे तो सड़े रहेंगे। सड़े रहेंगे। एक नियम है जिंदगी का, जी। यूज इट और लूज इट। हम्म। जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं होता। जी। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो वो खत्म होना खत्म शुरू होना हो शुरू। जाएगा। चाहे दिमाग हो, चाहे लोहे का पेन का टुकड़ा हो। आप देखते कुछ। कई बार घर जिसमें कोई नहीं रहता, वो खंडर बनने खंड बन लगते जाते हैं। हैं। रियलिटी सर। व्यक्ति के साथ भी यही है कि दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता है, शरीर का इस्तेमाल नहीं नहीं होता, होता है। बॉडी का इस्तेमाल नहीं होता, हाथ पांव चलते नहीं है, एसी में पड़े हुए हैं। और फिर हम जानते हैं, फिर डॉक्टर क्या कहते हैं कि सुबह 6 किलोमीटर, रनिंग करो। नहीं तो फिर सोच लो, अब आप देख लो। ये चीजें हैं। तो जरूरी है कि हम उन टूल्स को अपनाएं अपना। और आगे अपने आप को बढ़ाएं। तो सर जीवन में जैसे सब आपको रोल मॉडल मानते हैं अपना, भाई काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद भी मानता हूँ आपको रोल मॉडल अपना। आप अपनी लाइफ में किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, या फिर अपने गुरु किसे मानते हैं, इंस्पिरेशन किसे मानते हैं, भाई हाँ मैंने इनको देख के सब कुछ लाइफ में सीखना चाहा वैसे। मेरे बहुत सारे गुरु हैं, जी। ठीक है ना। एक वो जो गुरु के रूप में आए, जिनसे मैंने सीखा, हम्म। और वो भी सारे गुरु हैं जो मेरे गुरु नहीं थे। जी। कहीं कहीं गुरु घंटाल भी थे, जी। लेकिन वो भी मेरे गुरु हैं। जी। चोटें मेरी सबसे बड़ी गुरु हैं, जी। ठीक है ना। मैं पहला गुरु तो माँ और पिता को जी। मानता हूँ, क्योंकि वो मेरे अंदर रहते हैं। जी। वो दिशा देते हैं मुझे जी। हमेशा, एक सोच, एक जीवन का एक आयाम देते हैं। अगर और की बात करें तो आध्यात्मिक गुरुओं की बात करूं तो ओशो को मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ, पढ़ता रहा हूँ मैं जी। उनको। कृष्णमूर्ति, जी। टीटी रंगराजन या महात्रया जिन्हें जी। कहते हैं, जी। उनको पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक और बात महसूस करता हूँ, मैं इनसे दूर पाता नहीं अपने आप को, जी। क्योंकि इनकी किताबें मेरे पास रहती तो मुझे लगता कि मैं शायद मिलूं भी तो मैं सिर्फ पाँव छूकर रह जाऊंगा। लेकिन जब मैं किताब ले लेता हूँ ना, तो मैं करीब बैठ। उनके बहुत करीब हो जाता हूँ, उनके दिलो दिमाग के बहुत करीब बहुत हो करीब जाता हूँ। होते हैं। अगर और बात करें, और गुरुओं की बात करें, तो प्रोफेसर नामवर सिंह, जी। पुरुषोत्तम अग्रवाल, केदारनाथ सिंह जो मेरे गुरु रहे हैं, जी। अजित कुमार, विश्वेश जी, बहुत सारे लोग, मैं क्या बताऊं। जी सर। संतोष नायर, मैं नाम लूंगा, है ना। जी। और मैं यहाँ तक कहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे मैं। गुरु हैं। जी। वो भी मुझे सिखा के जाते हैं। मैंने सुना भी है, आप जैसे बच्चों के साथ बैठते हो कहते हो, हाँ इससे मैंने ये सीखी है, इससे मैंने ये चीज़ सीखी बिल्कुल है। सही, मैं स्वीकार करता हूँ कि जी। मैं सबसे सीख रहा हूँ, है ना। जी। और मैं इन सबका समन्वित संस्करण हूँ, संकलित संस्करण हूँ। मैं संकलन जी। हूँ, मैं संपादक हूँ। मैंने चुना है, बहुत सारी जगहों से चुना है, कुछ कुछ चुना है। जी। और मैं वही हूँ, मैं इन सब से मिलकर बना हूँ। तो सर मैं एक, जैसे अभी गुरु की बात हो गई, मेरे को एक चीज़ जाननी है कि जैसे आपने बताया कि पिताजी भी हिंदी के व्याख्याता जी थे, जी। पर बचपन से आपका कुछ और सपना था, सपना क्या था? जैसे होता है ना बच्चों का कि बड़ा होकर मैं ये बनूंगा, ऐसा अलग कोई पैशन था, या फिर आपको शुरू से हिंदी का ही था, कविताओं का था, किताबों का शौक था, अलग से कोई शौक था? मुझे शौक था, कुछ करने का शौक था। जी। मुझे कुछ बनने का शौक नहीं था, अच्छा। मुझे कुछ करना था। और मैं देखता हूँ कि मैं अपने पूरे स्कूल, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ,
मैं देखता हूं कि मैं रुका नहीं कहीं, जी। मैं खाली नहीं बैठा। मेरा पैशन ये कि कुछ करना है, कुछ अलग करना। करना है। चाहे वो ड्रामा क्लब के साथ हो जाए, किसी और क्लब के साथ हो जाए, चाहे पहाड़ों पे चढ़ने लगे, चाहे एनएसएस में चले जाएं, एनसीसी में चले जाएं, कहीं चले जाएं, रुकना नहीं रुकना है। नहीं है, बैठना रुकना है। नहीं है, खाली नहीं बैठना है। जी। और खाली है तो लाइब्रेरी में रहेंगे, रात के 12 बजे तक रहेंगे। पढ़ना भी कभी मेरा लक्ष्य नहीं रहा। जी, मैं वही। मैं बहुत पढ़ाकू किस्म का व्यक्ति नहीं रहा हूँ। ये जी। बात और है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, जी। क्योंकि जो पढ़ा, जब पढ़ने बैठे तो सिर्फ पढ़ा, पढ़ा। किताब लेके कभी नहीं बैठे। हम्म। तो मैं ये मानता हूँ कि गहरे तौर पर ये सारी चीजें, जो पैशन था ना, हम्म। ये काम किया। हाँ, बचपन की एक बात याद आती है। अ, कोई आया कि तू तो प्रोफेसर बनेगा। मैंने कॉपी में लिखा प्रोफेसर मुकेश पचौरी। मुझे पता ही नहीं था प्रोफेसर क्या होता है, जी। लेकिन पूछा तो कि यूनिवर्सिटी में कुछ होते हैं। वो मुझे लगा अच्छा, अच्छी टाइप की फीलिंग अच्छा। आई। तो मैंने उस कागज पर लिख दिया। वो शायद कागज अब भी रखा है कहीं। मैं शायद 8वीं 10वीं में था, मैंने उसको सहेज के रखा, और मैंने देखा बना कि वो सब। सफर मैंने तय किया। बैग। नहीं भी चाहा, लेकिन मैंने सफर तय वहीं किया। पहुंचे आखिर हाँ, तारा। तो मैंने चाहा कुछ नहीं। शायद तकदीर अपनी जगह तकदीर रही में। हुई, कर्म अपनी जगह। लेकिन मुझे लगता कि मैं एकदम सही जगह हूँ, मैं एकदम सही मकाम पे हूँ। हाँ। मैं शायद इसी के लिए बना था। इससे अच्छा शायद मैं कुछ ना कर पाऊँ। सर कभी कभी क्या होता है, जैसे बच्चे पढ़ते बहुत हैं तो वो क्या सोचते हैं कि एक नंबर से रह गया, किस्मत खराब थी, इस बार रह गया, किस्मत खराब थी। तो आप किस्मत और मेहनत को किस अकॉर्डिंग देखते हैं, और कैसे लगता है, जैसे बच्चे काफी ज्यादा खास होकर बोलते हैं इस बार मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, अगली बार ट्राई करूंगा, तो किस्मत कितना मायने रखता है उस चीज में, उसके बारे में बताइए। दरअसल मैं तो कई बार जब बचपन में था, तो मैं ये कहता था कि पापा का दौर बहुत अच्छा रहा होगा, जी। आसानी से नौकरी मिल जाती थी, हमारे दौर में दिक्कत है। जी। लेकिन अब मैं देखता हूँ तो मेरा बेटा मेरे बारे में ऐसा सोचता है कि पापा आपके टाइम पे तो आसान रहा होगा, अब बहुत मुश्किल है। और वाकई बच्चों को ये एहसास सिर्फ एक नंबर से पीछे होने के कारण कोई बहुत पीछे रह जाता है। जी सर। वो बल्कि आप एक नंबर कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ एक नंबर भी नहीं। जी। आपके मान लिया 50 हैं, 50 नंबर पे 12 लोग और हैं, सीट एक है, तो किसको चुना जाएगा? आपके नंबर तो पूरे हैं, पूरे हैं। लेकिन जो सबसे हाँ, नंबर वाइज। एलिजिबिलिटीज के जो हम्म। बहुत सारे जो जो पैमाने हैं, हम्म। उनमें जो सबसे फिट बैठता है वो होगा। उसका जन्म, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, हाँ। कुछ और कारण हो सकते हैं, 10th 12th में मार्क्स हो हम्म। सकते हैं, बहुत सारे और कारण हो हम्म। सकते हैं, वो किस कैटेगरी से है, वो किसी गांव से है या शहर से है। हम्म। मतलब कई बार हमारी सारी चीजें जो हमारे लिए वरदान होती हैं, वो अभिशाप हो जाती हो हैं। जाते हैं। और सारे हमारे अभिशाप जो हैं, कभी ना कभी वरदान साबित हो जाते हैं। तो जरूरी ये है किस्मत, और आपने भाग्य, मेहनत की मेहनत। बात की। हम्म। मैंने कहीं सुना था, बहुत अच्छा लगा था, मैं शेयर करना चाहता हूँ जी। सारे बच्चों से। किसी ने कहा कि सारी जो हमारी मेहनत है वो जीरो है। जी। 1 साल मेहनत की 1 जीरो, 2 साल मेहनत की दो दो जीरो, जीरो। 3 साल मेहनत की ट्रिपल जीरो। लेकिन तकदीर का एक लगते ही, जिसने 1 साल मेहनत की वो 10 होगा, जिसने 2 साल मेहनत की वो 100 होगा, 100 होगा। जिसने 3 साल मेहनत की 3000 वो होगा। 1000 होगा। हाँ। तो मेहनत नहीं जाती है बेकार किसी की, और पत्थर नहीं सुनते फरियाद किसी की। मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जी। सवाल देखिए, हम पदों से व्यक्ति की कामयाबी को मापना बंद कर दें। कोई किसी पद पर होने से क्या काबिल हो जाता है? वो एक रेस थी, जी। उसमें दौड़ गया, समझ में आता है। लेकिन जीवन में वो बहुत सार्थक योगदान कर सके, ये जरूरी नहीं है। जी सर। एक बल्लेबाज जी। गेंद को स्टेडियम के बाहर पहुंचा देता है, समझ में आता है। लेकिन वो अच्छा पति हो, वो अच्छा पिता हो, पिता हो। ये जरूरी नहीं है। जरूर। क्योंकि जिंदगी में कोई स्टेडियम के बाहर ही गेंदें नहीं फेंकनी होती। आपको विज्ञापन मिल जाएंगे, बहुत सारे पैसे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन लेकिन मैंने कहा ना, ये जीवन। वरदान भी है, अभिशाप भी अभी है। सर। सब कुछ मिल जाना, सहज हो जाना खतरा है। कहते हैं ना, सब कुछ आसान हो जाना भी खतरा है। इसलिए ऊपर वाले ने बहुत अच्छा एक कोटेशन कहीं पढ़ा था, मैं शेयर करना चाहता हूँ जी। जी। कि ऊपर वाला हर चिड़िया की चोंच के लिए दाना देता है, लेकिन कभी भी वो दाना उसके घोंसले में नहीं डालता। हाँ। क्योंकि अगर वो दाना घोंसले में पहुंच जाए, तो फिर चिड़िया कहीं जाएगी नहीं, पानी वहीं मिल जाएगा। जी। और जब वो ढूंढने जाती है, सिर्फ दाने नहीं जो ढूंढती, वो दोस्तों को भी ढूंढती है, होती है। वो मुश्किलों को भी
मजबूत करती, मजबूत मुश्किलों से लड़ती, जूझती है, मजबूत करती, अपने आप को बचाना भी आता है। तो पिंजरा पिंजरा होता, सोने का हो बुलंद या रहेगा लोहे वो। का हो, ठीक है ना। तो कई बार मुझे लगता है बहुत सारी सुविधाएं पिंजरे का काम करती हैं। इसलिए अपने बच्चों को हम माँ बाप के रूप में हम्म, मदद के लिए साथ खड़े हों, सुविधाएं कम हो। लेकिन मेहनत सिखाएं उन्हें। सबसे पहला काम मेहनत, और एक नंबर वाला मामला अपना काम मेहनत करना है। हम्म, देखिए, बहुत ही फिलोसफिकल बात लगती है, जी आपको जी। लगता होगा कि अब इस दौर पे आके इस तरह की बातें करना हम्म, आसान है। मैंने ये देखा कि गेंद आपके हाथ में है, जी। गेंदबाजी आपके हाथ में नहीं है। बल्ला आपके हाथ में है, लेकिन बल्ले बल्ले हो जाए जरूरी नहीं है। धोनी हम्म, लास्ट गेंद पे छक्का लगा सकते हैं, आउट भी हो सकते हैं, धोनी होने से भी तय नहीं हो तय नहीं जाएगा। होता। ठीक वैसे ही कि अगर हम बीज एक जमीन में बोते हैं, जी। ये फलों की गारंटी नहीं है, कहां तक बड़ा होगा उसकी भी कोई गारंटी गारंटी नहीं। नहीं है। लगातार सतत सतत प्रयास। कंटिन्यूस प्रोसेस। मुझे लगता है कि जीवन में इवॉल्व होने का एक सबसे बड़ा सूत्र यह है कि हम सतत कोशिश करें, प्रयास करें, और ये भी माने कई बार कुछ चीजें हमें नहीं मिलती हैं, जी। और जब नहीं मिलती हैं तो हम सही ठिकानों पर भी पहुंच पहुंच जाते जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन हैं। जी अमिताभ बच्चन को कहा जी करते थे, जी। मन की हो जाए तो अच्छा, जी। ना हो तो और भी और भी अच्छा। अच्छा। तो अमिताभ बच्चन पूछते थे कि ना हो जाए तो और भी अच्छा कैसे? हम्म। तो वो कहते हैं जो तेरी इच्छा नहीं है वो किसी ऊपर वाले ऊपर की की इच्छा इच्छा है। है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो हम्म, कोई है जो तुम्हारे लिए सोच रहा है। और मैं अपने बचपन से अब तक के समय को याद करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जिस मकाम पे 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में मैं जो भी सोच रहा था वो गलत सोच रहा था। जी। जो भी चाह रहा था वो गलत चाह रहा था। जिंदगी अपने हिसाब से मुझे अब मुझे मुझे सही मार्ग। तराश रही थी, जी। और मैं था कि मैं तैयार नहीं था। उसने मुझे अपनी तरह से धकेला, धक्का दिया, और सही और मोड़ मुझे दिया तैरना पहले। सिखा दिया। ठीक है, हम्म, तैरना जरूरी है। किताबें अपनी जगह हैं, लेकिन स्किल्स अपनी जगह हैं। हम्म। जी। तो सर जैसे मैंने कहीं सुना है कि आपको सिंगिंग का भी बहुत शौक है, और वो आप शायद से पहला प्यार मानते हैं अपना। जी, ठीक है। संगीत मेरा पहला प्रेम है। पहला प्रेम मानते हैं। पहला प्रेम संगीत है। तो संगीत के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। अब मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि जैसे आपका पहला प्रेम, अब पत्नियां इससे नाराज हो जाती हैं कई बार जी। कि अच्छा, मुझसे पहले कौन? लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी, तब उससे सुन पहले लो। भी मैं था, जी है ना। मुझे बचपन याद आता है कि मैं गांव में पला बड़ा हूँ। जी। कहीं से लाउड स्पीकर पे हारमोनियम की आवाज सुनाई देती थी, तबले ढोलक की आवाज सुनाई देती थी, और मैं दौड़ने लगता था। पहले तो ढूंढना होता था कि कहाँ से आ बज रही है कहाँ रहा आवाज। है। कई बार भटक भी जाते जी थे, लेकिन फिर ढूंढ लेते थे, और वहां पहुंच के बस खड़े हो जाते थे। मुझे क्या सुनना मुझे नहीं मालूम, जी मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने ये पाया कि संगीत ही नहीं, साथ में गीत भी, ये आपको दिशा दे रहे होते हैं। और आप देखिएगा, आजमा जी के देखिएगा, जी। आप कब कौन सा गीत गुनगुना रहे हैं आप देखिएगा। वो गीत नहीं है, वो आपकी मेंटल पोजीशनिंग है, आपकी मेंटल सिचुएशन है, सिचुएशन। आपकी मानसिक स्थिति है, आपका मन उस दौर से गुजर रहा गुलशन। है। जब आप वो गाना गा रहे हैं तो गाने का मतलब समझिए, वो कनेक्ट कर दिया उसने, मेरे साथ ऐसा भावनाओं से। होता है। तो मुझे अपने आप को पहचानने का जरिया संगीत है, मैं जी। क्या सुनना चाहता हूँ। और ये संगीत ही है कि दुख में भी आपको साथ। गाने के लिए अवसर देता है। और आप करके देखिए, जब भी आप दुखी हो आप गाइए, आप दुख से निकल जाएंगे। जब भी आप बहुत खुश हो गाइए, आप सुख से ऊपर उठ जाएंगे। जो भी स्थिति है, क्योंकि चलना दरअसल मूव करना जरूरी है, और संगीत आपको मूव मुंह करने करो। में मदद करता है ना, जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। साहित्य भी यही काम करता है, तमाम जो कलाएं हैं वो एक ही काम एक ही। करती हैं। जी। तो सर जैसे म्यूजिक में आपको वोकल का भी शौक है, जैसे गाना। मैं मैंने तबला सीखा, जी मैंने हारमोनियम सीखी। जी मैंने गाना नहीं सीखा, लेकिन मैं, कहते हैं ना, गाना सीखने की जरूरत नहीं। जी। बहुत सारे लोगों से साथ रहा,
जी स्पिक मैके ने भी मुझे बहुत गहराई दी, जी क्योंकि अच्छे संगीतकारों को सुनना मतलब मैं ये महसूस करता हूँ कि तानपुरा बजने लगता है और मेरे अंदर कुछ बजने लगता है। ये भी गलत जैसे ही आलाप शुरू होता है मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ घटने लगा है। जी मैं सबसे खुश शायद संगीत के साथ रहता हूँ। दूसरी खुशी, एक प्यार नहीं है, जी कई प्यार हैं, अनेक जी प्यार हैं। दूसरी खुशी लिखने के साथ है। जी जब मैं लिखता हूँ तब मुझे लगता है मुझे पंख लग गए हैं पंख और मुझे लगता है कि मैं आसमान में हूँ। तो ये दो मेरे बहुत बहुत गहन प्रेम हैं। मुझे मुझे लोगों से मिलना भी अच्छा लगता है, मुझे बात करना हम्म अच्छा लगता है। मुझे खाली रहना अच्छा नहीं लगता। मेरे लिए सबसे बड़ी सजा ये हो सकती है कि मुझे बंद कर दो। अगर आप मुझे बंद करना चाहते हैं किसी कमरे में तो बंद कर सकते हैं। मुझे किताबें दे दीजिए किताब कुछ। जी मुझे एक कॉपी दे दीजिए, पेन दे दीजिए, तो मैं शिकायत नहीं करूँगा और मैं शायद महीने 2 महीने आराम से गुज़ार लूँगा। मेरा क्वेश्चन यही था अभी कि जैसे अगर मुकेश सर खाली अभी फ्री है, आधा घंटा सर के पास कोई काम नहीं है, अगर वो फ्री अपने पास बैठे हैं तो वो उस फ्री टाइम में क्या करना पसंद करेंगे? डिपेंड करता है कि कहाँ हूँ मैं। जी हालाँकि आजकल एक चीज़ हो गई है जो हम सीने से लगा के रखते हैं, जिसे मोबाइल कहते स्मार्टफोन हैं। हाँ मैं ये देखता हूँ कई बार दिक्कत क्या होती, इसका नाम मोबाइल है, जी लेकिन वो इम्मोबाइल कर देता आपको। जी आपको अटका देता है और कई बार भटका भी देता है। हम्म आप कई बार सोचे होते हैं कि यार आपको किससे बात करनी थी? बात तो किसी और से करनी थी, लेकिन पता चला नोटिफ़िकेशन इतने होते हैं, फिर आप किसी और गली, गले किसी हाँ मेले में, किसी और झमेले में लग गए, फंस जाते है ना? हैं कि पता चला कि उसकी पोस्ट आई, इसने क्या कह दिया, वो अब क्या होगा, ये कैसे करेंगे? तो आप फिर पता जैन चलता है मुद्दा कि वो भूल गए आप जाना कहाँ था? तो हम्म साहित्य, संगीत गहरे में आपको अपने पास लेकर आता है और आपसे कनेक्ट करता है। इसलिए ज़रूरी है हम्म आप अपने आप से जुड़ें। जो है। ये ज़रूरी। सवाल आपका क्या था? भाई फ्री टाइम में अगर आप मुकेश सर फ्री बैठे हैं तो क्या करना पसंद दिक्कत करेंगे? कई बार मेरे साथ भी दिक्कत ये होती, मैं वही महसूस कर रहा हूँ जी कि कई बार वी ऑल आर एडिक्टेड। मैं भी अपने आप जी को जी मानता हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि मैं बेचारा हो गया हूँ। और तब मैं किताब उठा लेता हूँ, मैं सब बंद कर देता हूँ, सब जी हटा देता हूँ, मैं फ्लाइट मोड पे चला जाता हूँ। जी क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि ये ऐसी चीज़ है कि आपको नहीं भी पसंद है, फिर लेकिन भी आपका अंगूठा चल रहा है, अंगूठा चल रहा है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर मैं देखूँ कि कल जो मेरा अंगूठा चला था, हम्म अम, क्या कुछ याद रखने लायक है? याद ही नहीं आता। परसों कोई चीज़ ऐसी जो मैं याद रखूँ या जिससे मैं बहुत खुश हो जाऊँ, खुश शायद कुछ नहीं होता है। फिर मैं क्यों चला रहा हूँ? फिर ये लगता है कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ। टाइम और वेस्ट ऐसे में जब खाली होता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ ना, जी खाली हूँ तो कविताएं पढ़ो, किताब पढ़ो, वहां से कुछ अलग मिलेगा। वो खिड़कियां हैं जिससे ताज़ा हवा आएगी। यहाँ बासी हवा है, वो हमेशा सालों साल मौजूद मौज रहेगी, रहेगी कभी भी देख लेना। लेकिन अगर आगे बढ़ना है, अगर ऑक्सीजन भरनी है अपने विचारों में, अपने अपने शरीर सही में, में तो आपको किताबों के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि जिनके पास आप नहीं हो सकते हो, किताबों के जरिए वो आपके पास हो सकते हैं। प्रेमचंद जी नहीं है, लेकिन मेरे पास हैं। है मीरा, कबीर, नानक, वो मेरे पास हैं, है ना? जी पाउलो कोएलो की बात करें, पाब्लो हम्म नेरुदा की बात करें, मार्था की बात करें, वो सब मेरे सब पास हैं। जी तो खाली यानी खाली नहीं, किताब। जी और कमाल देखते हैं आप, किताब किससे बनती है? जी आजकल तो ई बुक हो गई है, जी जी लेकिन मैं देखता हूँ किताबों को, वो पेड़ों से बनती पेड़ों से हैं। बनते हैं और लगता है कि जैसे पेड़ के पास आप बैठे हैं, वो छाँव, ऑक्सीजन, अपनी बहुत सारी चीज़ें देता है। ऐसी किताब हमें किसी व्यक्ति का जो सार है जीवन का, जी वो हमें सौंप द- देती है। तो मेरे लिए खाली वक्त का मतलब कित- किताब। जैसे आपने बोला किताब, जैसे आपने काफ़ी किताब पढ़ी है, जैसे आज के दौर की बात करें, मैं मेरी खुद की बात करूं, जब भी जैसे मैं सुनता हूँ किसी को भाई, जैसे मोटिवेशनल मैंने कुछ सुना तो मेरे को लगा कि मेरे को भी बुक पढ़नी चाहिए, मैं खोल के बैठ गया, एक पेज पढ़ा, दो पेज पढ़ा, फिर पता नहीं ऑटोमेटिकली माइंड कहाँ पहुंच जाता है, वो बुक बंद करनी पड़ती है, मतलब वो मैं कनेक्ट हो नहीं पाता हूँ। तो ये एक ऐसा कोई मेथड या ऐसी कोई चीज़ जिससे हम उस बुक में पढ़ सकें और उससे कनेक्ट हो सकें, क्योंकि आज के काफ़ी लोग, मैं अपने ग्रुप में पूछता हूँ हम्म कि आपने कभी कोई बुक पढ़ी है, हम्म मैं मेरा बता दूँ, हम्म रियलिटी ये है कि मैंने आज तक भी कोई बुक पूरी पढ़ी नहीं है, पढ़ ही नहीं पाता हूँ, 10 पेज पढ़ लिए, 15 पेज पढ़ लिए, फिर ये लगता है कि क्या हो रहा है, या फिर माइंड कहीं और रहता है। तो थोड़ा इसका मेरे को बताइए, अगर मेरे को पढ़नी हो आज, बैठूँ मैं पढ़ने के लिए, हम्म। तो मैं उससे कनेक्ट कैसे कर पाऊँ, कैसे पढ़ पाऊँ बुक्स को? आप ये बताइए कि जी हम लोग जब बात कर रहे हैं, जी तो आपने किसी और चीज़ के बारे में सोचा क्या? जी नहीं, क्यों? नहीं
अब माइंड पूरा यहीं पे माइंड कॉन्सेंट्रेट पूरा यही है। ऐसे ही किताबों के साथ होता है। जी। जब हम राइट टाइप ऑफ किताब के साथ होते हैं जो हमसे मैच करती है, अच्छा, तो हम चूज छोड़ नहीं बुक। पाते। अच्छा। और आप अगर मैच नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ देंगे आप। जी, मतलब बुक्स का आप भी दूसरी वही तरह है। की चीज आप पढ़ना। आप एक बात बताइए, जब जी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जी। आपने कुछ बताया कि मुझे ये दिक्कत है, जी। सही नहीं हुई तो क्या करते हैं आप? दूसरे डॉक्टर के पास डॉक्टर, हाँ, जाते हैं। डॉक्टर चेंज करते हैं। तो आप किताब चेंज कीजिए ना, जी। आप पाएंगे कि आपका कंसंट्रेशन बनेगा। जी। और कंसंट्रेशन के लिए सबसे अच्छी चीज है साहित्य। जी। आप राग दरबारी पढ़िए, जी। आप पढ़िए शेखर एक जीवनी, ना बदल जाए तो कहिएगा। हो सकता है कि आपको एक एक लाइन को तीन तीन चार चार बार पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इतना इतना गहन, एक पंक्ति में इतना कंडेंस। जी। भाव। जीवन की खिलंदड़ी की बात करनी हो, राग दरबारी पढ़ना चाहिए, और फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ना चाहिए, मैलांचल पढ़िए, प्रति जी। परिकथा पढ़िए, उनकी तमाम कहानियां पढ़िए। आप चौंक जाएंगे। फिर आप छोड़ के देख लो, नहीं छूटेगा। चंद्रकांता संतति जी। के बारे में कहा जाता है, जी। जासूसी हाँ, हाँ। किस्म की किताबें, हम्म। उपन्यास हुआ करते थे। उनकी जब नई एपिसोड आता था ना, जी। वो उस दौर की बात है, आज से शायद 150 साल पहले की बात है। हम्म। जो उसका प्रूफ बनता था, कच्ची का प्रूफ बनता था, जी। उस कच्चे प्रूफ को एक आदमी छत पे लेके खड़ा होता था, लोग बाहर इकट्ठे होते थे, वो इतने उत्सुक होते थे कि वो उसको सुनाता था। और वो लोग और पढ़ते थे। छपने तब जाता था, छपने बाद में जाता था। क्यूरियोसिटी। जी। अब आप देख रहे हैं, कमाल देखें, कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा हम्म। था। हम देखते हैं बहुत सारी चीजों में जहां क्यूरियोसिटी अगर आ जाए, हम्म। हमारी हो जाए या पैदा कर दी पैदा। जाए। शिक्षक का काम भी ये होता है हम्म। कि वो वो उत्सुकता, वो उत्साह, लगन पैदा करे। और आप देखते हैं कि एक टीचर पढ़ाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, हम्म। दूसरा टीचर पढ़ाता है तो आपको मजा बोरिंग। नहीं आता है। बोरिंग हो जाते हैं। एक ही कविता को जब चार लोग पढ़ाते हैं, मैं इसको यूं कहता हूं कि मान लिया चाय की पत्ती वही, जी। दूध वही, हम्म। चूल्हा वही, गैस वही, वही पानी वही। चाय बनाने वाला बदलता है तो चाय का स्वाद बदल स्वाद चेंज जाता है। होता है। दरअसल स्वाद सिर्फ चाय का नहीं होता है, चाय बनाने वाले का भी होता है। तो जो पढ़ा रहा है, जो लिख रहा है, जी। उसका भी स्वाद है। ठीक है। तो आपको अपने तरह के स्वाद के पास जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हम इससे कह दें कि यार ये किताबें बेकारी होती हैं, जी। तो गलत होगा। हम हम कई बार ये करते हैं। जी। जी, करते हैं। हम एक तरह की बात के आधार पर कुछ जजमेंट ले लेते हैं, जज कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष, भाषा विशेष के व्यक्ति के बारे में राय बना लेते हैं। हाँ। ये तो ऐसे ही होते हैं, वो तो ऐसे ही होते हैं, इस मोहल्ले के ऐसे ही होते हैं, उस शहर के ऐसे ही होते हैं, उस गली के ऐसे ही होते हैं, वहां का तो पानी ऐसा है। हर जगह पे हर तरह के लोग हैं। फिर वो दिमाग में बैठ जाता है भाई कि हाँ ये चीज ऐसी, फिर वो सामने आ गया तो भी बोलेगा कि हाँ ये बुक अच्छी नहीं है, चलो इसको। ठीक है। लेकिन आप वही देखें कि एक व्यक्ति का, अगर आप वही मैं कह रहा हूं ना, हम अपने बचपन को देखें जी। तो हम उसको स्वीकार करेंगे क्या? कई बार बहुत सारे ऐसे लोग जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, जी। उनके बचपन को देखें तो उनको लोग कहेंगे अरे ये, लेकिन बाद में कहते हैं ये। हम्म। स्टार्टिंग। हम में लगातार परिवर्तन होते हैं, किताबों के लेखक भी अलग बदलते हैं। आप उसी लेखक की दूसरी किताब पढ़िए, हो सकता है आपको अगला लेवल दिखाई दे उसका। नहीं है तो किसी और लेखक की उस विषय पर किताब पढ़िए। आपको खोज करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपको, वो एक कहते ना, पहली बात तो फिराक का शेर है, जी। शौक दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। अगर तुझे कुछ देखना है हम्म। तो आंखों से काम नहीं चलेगा, नजर चाहिए। मुझे चाहिए। अगर तेरे पास नजर है है। तो देखने का मजा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। एक बात देखिए, आपने कई बार देखा कि कुछ लोग हैं, मैंने देखा एक व्यक्ति को, जी। आज जिक्र हो रहा था कहीं, एक व्यक्ति के पांव यहां तक कटे हुए हैं, जी। हाथ भी दोनों नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में वो बात करता, काम करता, उसकी आंखों में चमक, पॉजिटिव। और जो कर रहा था, तो फिर लगता है कि यार चला पांव से नहीं जाता है, हौसलों से जाता हौसलों से है। ज्यादा।
हमारे पास तो पाँव भी है, फिर भी हम पड़े हुए हैं। हमारे पास तो आंखें भी है, फिर भी हम बैठे हुए हैं। हौसला बुलंद नहीं है हाँ, बस। मैं हेलन केलर का एक कोटेशन बार बार सबके सामने रखता हूँ। जी। वो ये कहती है कि इस दुनिया का दुर्भाग्य ये नहीं है कि बहुत सारे लोग नेत्रहीन हैं जी। और देख नहीं पाते। इस दुनिया का दुर्भाग्य ये है कि ज्यादातर लोगों के आंखें हैं है। और देखते नहीं है। आंखें हैं पर और देखते देखते नहीं नहीं है। है। कान हैं पर सुनते सुनते नहीं नहीं है। है। पाँव हैं पर बढ़ते नहीं है। हाथ हैं पर करते नहीं है। फिर जी। दोष किसको दे रहे हो, तकदीर को? कैसे? बहुत डीप है। और एक जो बीच में आपने बात की थी, नए नए दौर की बात की थी कि जी। जहां एक नंबर का मामला, मालूम क्या होता है आजकल क्या करते हैं लोग? कट ऑफ देखते हैं। पिछली बार कट ऑफ कितना गया था? हम्म। 55। ठीक है, जी। 55। अब मुझे 55 तो लाना है, 56 लाना है। आप 70 पे बात क्यों नहीं करते? पिछली बार 55 गया था तो इस बार भी 55 जाएगा, ये क्या जरूरी है? और बाउंड्रीज आप बांध उसमें आ लेते हैं। जाएंगे, क्या जरूरी है? हो सकता है इस बार 60 चला जाए। 60 चला जाए। आप 70 का मुकाबला रखोगे, अगर 65 भी आ जाओगे तो भी आप 55 कहीं ना से। कहीं टिक जाओगे। हम्म। तो हमें अपने लक्ष्य, बाउंड्रीज बांधनी चाहिए हाँ, भाई, फिक्स करते हैं फिक्स। वैसे भी फेलियर यही कहता है कि शायद हमारा अटेम्प्ट जो है कहीं कमजोर था, कमजोर। हमें दोबारा करना पड़ेगा। हमारे अटेम्प्ट में कोई कमजोरी है, उसको रिपेयर करने की जरूरत है। जी। तो सर जैसे अब ये तो बातें होगी, मैंने आपने बुक्स के बारे में बताया। जी। जैसे मैंने आपको बोला बुक्स पढ़ी नहीं जाती है, ऐसी कुछ बुक्स जो आज के स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए, या उन्हें पढ़ने में धीरे धीरे उनकी आदत बना सके। स्टार्टिंग फेज में कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, या अभी ऐसी कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जिनसे उनका मतलब पर्सनैलिटी या फिर सोचने का तरीका ये सब चेंज हो सके, ऐसे कुछ बुक्स के नाम? हर किताब आपको बदलेगी, ये जी। तय है। और मैं कुछ किताबें इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो सबको पढ़नी चाहिए। जी। जैसे इस क्रम में मैं सबसे पहला शेखर एक जीवनी को ही रखता हूँ। जी। अज्ञे की शेखर एक जीवनी शिखर जी। है ना, वो रखता हूँ। राग दरबारी रखता हूँ। मेला आंचल रखता हूँ। जी। पाओलो कोयलो की अल्केमिस्ट रखता हूँ। द आर्चर रखता हूँ, जी। है ना। मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स रखता हूँ। अलग अलग तरह की विचारों की किताबें हैं। ठीक है। मैं जो लेटेस्ट की बात करूं तो मैं एक और लेटेस्ट नहीं, थोड़ा पीछे जाते हैं। जी। नाटकों की बात करूं तो एक नाटक मैं जरूर कहता हूं कि पढ़ना चाहिए लोगों को, जिन लाहौर नहीं वेख्या वो लाहौर जन्मे में। ही नहीं। जी। उसका नाटक का नाम है वो जन्मे ही नहीं। जी। आपका जन्म ही नहीं हुआ है। अगर आपने लाहौर नहीं देखा तो आपका जन्म ही जन्म नहीं नहीं हुआ। हुआ है। असगर वजाहत का एक नाटक है, बहुत जी। अच्छा नाटक है। और मैं देखता हूँ, मैंने जब पहली बार पढ़ा था मैं खूब रोया था। और रोने के बाद मुझे लगा मैं इस लेखक से कब मिलूं। ये रचनाएं, आपको मालूम क्या, मेरा कुछ भी नहीं खो रहा है जी। लेकिन मुझे मिल रहा है। जी। अल्केमिस्ट, आप आप पढ़ना छोड़ के दिखा दो आप एक बार, जी। आप चूकोगे नहीं। एक एक पन्ना। और कई बार किताब वो है आपके लिए जिसको आप छुप छुप के पढ़ रहे हो। घर वाले कह रहे हो क्या किताब लेके बैठे हो, और आप छुप छुप के पढ़ो। राग दरबारी का मुझे याद आता है कि मैं पढ़ते पढ़ते चारपाई से गिर पड़ा, इतनी हंसी आती है। जी। और कमाल की बात है, उसमें पारंपरिक रूप से कोई उस तरह के करेक्टर नहीं है। जी। एक सीधे साधे गांव की कहानी है, लेकिन उस कहानी में हास्य व्यंग इतना शानदार है, इतना बेमिसाल है कि मजा आ जाता है। तो ये किताबें कहना चाहिए, विजय तेंदुलकर के नाटक पढ़ने चाहिए जी। हमको। जाति ही पूछो साधु की, बहुत शानदार है। ये कुछ किताबें हैं जो जरूर पढ़नी चाहिए। मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, जरूर। आप उसमें मैं ऐड कर डाल ऐड कर दीजिएगा। दूंगा, हाँ। मुझे लगता है कि वो सभी को पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए। क्योंकि उसके बगैर मैं मानता हूँ कि चीजें अधूरी हैं। जी। तो एक ऐसी कोई घटना, या पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी, जो आपको लगा हो लाइफ में, पूरी लाइफ में आपके कभी घटी हो, जो आपकी लाइफ में हमेशा यादगार रहेगी कि मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा, ऐसी हो घटना? बहुत सारी घटनाएं हैं। हम्म। मैं शिक्षक रहा हूँ, उस लिहाज से जी। मैं उसी क्षेत्र में बात करूंगा। जी। मैं कहता हूँ कि कई बार मैं कहता हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, जी। वो किसी मायने में कम नहीं होते हैं, जी। हम उन्हें कम आंकते हैं। और मैं एक खूबसूरती देखता हूँ।
मैंने इसीलिए कहा कि गुरु कौन है, मैंने कहा वो जो मेरे विद्यार्थी हैं वो भी विद्यार्थी मेरे जी। गुरु हैं, जी ठीक है। मुझे एक वाकया याद आता है, जी हम लोग शायद किसी टूर पर गए थे, एजुकेशनल टूर पर गए थे कॉलेज जी से। तो कॉलेज से टूर पे गए कहीं, तो कहीं ब्रेक लिया। जी ब्रेक लेने पर हम लोग उतरे। टूर में जो शिक्षक साथी जाते हैं तो उन लोगों जी। की स्थिति वो उस गडरिये जैसी होती है जो भेड़ों को इकट्ठा करना हाँ जी। होता है ना। जी। गिन के पूरी पहुंच गई अंदर नहीं पहुंच गई, और लड़कियां हो मामला और तो गर्ल्स में जी और ज्यादा ज़्यादा संजीदा होता है। रहता है। तो हम भी गए, तो एक जगह जैसे ही ब्रेक लिया तो लड़कियां सेल्फी क्वीन, सब जी। जगह अपने अपनी जगह, और फिर इधर उधर तितर बितर हो गई। हुँ। लगा लेट हो रहे हैं भाई, जल्दी सबको बुलाया कि चलो जल्दी से। जी। एक लड़की, मैं दिख रहा हूँ वो मान ही नहीं रही थी, मैं कहा डांटा मैंने, जल्दी इधर आओ। हुँ। आने से पहले बोली सर मैं एक आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। हुँ। मैंने कहा कि क्यों? बोली मेरा मन है। जी। मैंने कहा तुम्हारे पास हिंदी है? हुँ। कहाँ है? क्लास में नहीं दिखी? बोली मैं, मेरी माँ बीमार रहती है इसलिए मैं कॉलेज लगभग नहीं आ यहाँ पाती हूँ। पर। तो मैंने कहा टूर पे आ सकती हो और क्लास में नहीं आ सकती हो? हुँ। कहा सर प्लीज एक फोटो खींच दो ना। जब मुझे बहुत लगा, मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, तो ठीक है मैं खड़ा हो गया। लेकिन मैं शायद बहुत बुरा सा मुंह बना के खड़ा जी। हो गया कि ठीक है खींचो, जल्दी करो जल्दी करो। खैर बात आई गई होगी, बस में चढ़ गए, हम लोग पहुंच गए जहाँ हुँ। पहुंचना था। जब हम वापस आने वाले थे तो मैं बस में बैठा था, बहुत तेज धूप थी, बस खड़ी हुई थी। जी। और इतनी धूप तेज थी कि मैं देख रहा था कि खिड़की से आने वाली धूप लग रहा था चुभ रही है। जी। तो मैं लगभग ऐसे बैठा हुआ था, और मैं अचानक ही देखता हूँ, मुझे लगा कि जैसे कोई बादल आ गए हों सूरज के बीच में, मेरे बीच में आ गए हों। जी। लेकिन मैंने गौर से देखा तो देखा किसी ने जो हाथ पकड़ने के लिए डंडा होता है, हाँ। रॉड होती है, उस पर किसी ने अपनी चुन्नी डाल दी। सुनिए। मैंने देखा ये वही लड़की थी। जी। मैंने ये महसूस किया कि फिर वो गीत भी याद आया कि जिंदगी धूप तुम घनी घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आया। हाँ? मुझे लगा कि मैंने कहा भी नहीं और उसने सुन सुन लिया, लिया। उसने समझ लिया। तो मैं ये देखता हूँ कि हम बच्चों को कितना कमतर मानते हैं, किन किन तमाम चीजों से आंकते हैं। जी। लेकिन बच्चे अद्भुत हैं, जी। बच्चे अद्वितीय हैं, उनकी संवेदनशीलता। और मेरे नाराज होने से वो मुझसे नाराज नहीं नहीं हो हुई। गई। उसने अपनी जो करुणा है, जो प्रेम है, जी। वो अनवरत बनाए रखा। फिर मैंने लगातार देखा, मैंने देखा कोई एक लड़की बीमार हो गई, वो अपनी सीट से उठी, उसको लिटा दिया। ये मेरे लिए शॉकिंग स्थिति थी, मुझे लगा ये क्या हो रहा है। जी। और जब लास्ट में हम बस से उतरे तो मैंने उसको बुलाया, तुम इधर आओ, हुँ। मुझे तुम्हारे साथ एक फोटो चाहिए। उसने कहा क्यों? मैंने कहा मैं अपने बेटे को जाके क्या जवाब दूंगा, वो कहेगा तुम क्या लाए हो पापा मेरे लिए, हुँ। मैं कहूंगा मैं ये लेके आया। मेरे लिए ये बहुत यादगार लम्हा था, जी। क्योंकि जो बाजार से नहीं खरीदा जा सकता, जो अनुभव में दिया जा सकता है, और जो पूंजी है जी। जिससे मेरी पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा पैदा होती है। मैं उनके प्रति अ, बहुत सख्त रहता हूँ, जी। लेकिन अंदर ही अंदर मैं उन्हें जी। बहुत प्रेम करता हूँ। जी। मैं चाहता हूँ कि वो मजबूत रहें, वो लगातार आगे बढ़ते रहें। तो ये वाकया था। तो सर ऑलमोस्ट अपने सारे क्वेश्चन हो ही गए हैं। हम्म, ठीक है। तो कुछ बच्चों के सवाल है स्टूडेंट्स के आपके, जो मैंने कल एक पोस्ट डाली थी उसके ऊपर आए थे, तो मैंने कुछ छांट के सवाल लिए, 2-3 सवाल लिए समय के अकॉर्डिंग। जी ठीक है। जी तो एक तो आपका ये, एक बच्चे, किसी बच्चे ने पूछा है कि मुझे पीजी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, पर मैं दिल्ली जैसी बड़ी सिटी में जाकर करूँ, यहाँ घर पे रह के अपने माँ बाप के पास रह के यहाँ से करूँ, कौन सा चीज़ उचित रहेगी? जिंदगी का कोई नियम नहीं है, जी। कोई चीज ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है। आप दिल्ली जाके भी आप भटक सकते हैं, जी। यहाँ जाके भी आप, यहाँ बैठ के भी आप अच्छे से कर सकते हैं और रास्ता दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। जी। डिपेंड करता है कि आप आपका समर्पण कितना है। जी। ये हमेशा अच्छा रहता है कि आप दूसरे शहरों में जाएं, श्रेष्ठतम यूनिवर्सिटीज में जाएं, श्रेष्ठतम जो फैकल्टी है उससे इंटरेक्ट करें। जी। दरअसल होता क्या है कि एक तो उनसे इंटरेक्शन होता है, फिर आप
सिर्फ कोर्स नहीं पढ़ते हो, जिंदगी पढ़ते हो, क्योंकि अलग अलग तरह के लोगों से मुलाकात होती है। जो आपके जो साथ पढ़ रहे हैं जी। उनसे आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। वो एक जगह रह के नहीं हो नहीं सकता होता। है, वो वहीं जाके हो सकता है। तो जहां तक हो सके बाहर जाना चाहिए, जहां तक हो सके श्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज में श्रेष्ठ प्रोफेसर के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। लेकिन कई बार नहीं हो पाता, तो ऐसा नहीं है कि अब हम क्या करें, जी। नहीं है। रास्ते दोनों हैं। मायने ये रखता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं। अगर आपका डेडिकेशन हाई लेवल का है जी। तो आप कुछ भी कर लेंगे, कहीं से भी कर लेंगे। और डेडिकेशन में कमी है जी। तो आप अमेरिका चले जाइए, जी। लंदन चले जाइए, बात बनेगी नहीं। बनेगा। जी। बाकी जैसे क्वेश्चन थे भाई आपके इंस्पिरेशन कौन है, वो अपन ने पहले ही उसमें जी। साथ में आ गया था। जी। दूसरा था कि भाई आपको शुरू से प्रोफेसर बनना है, जो क्वेश्चन अपना साथ में फर्स्ट टाइम में स्टार्टिंग में आ गया था। जी। ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं। जी। ठीक है। एक सवाल था सर कि जिंदगी से आपको कोई शिकायत आपकी लाइफ में जैसे। ऐसा कोई शिकायत नहीं। जी। अपने आप से शिकायतें हैं, जिंदगी से नहीं है। जी। कि जिंदगी को शायद मैं बहुत देर से समझ पाया, जी। है ना। समझ आते आते समय लग गया, लेकिन शायद सब कुछ सही हुआ, क्योंकि थोड़ी नादानी, थोड़ी मूर्खताएं भी ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी के लिए। ज़्यादा समझदार हो जाएं तो बचपन में ही बूढ़े हो जाते हैं आप। जी। ऐसा भी क्या, बचपन को बचपन जैसा रहना चाहिए, जवानी को जवानी जैसा जवानी। रहना चाहिए। तो जो कुछ हुआ हम्म। ठीक हुआ, अच्छा हुआ, कोई शिकायत नहीं। धन्यवाद करने को जी करता है जी। ज़िंदगी को, क्योंकि उसने उसने बहुत कुछ दिया, बहुत बेपनाह दिया। तो सर जैसे हमारे पॉडकास्ट का एक क्वेश्चन रहता है, लास्ट हम सबसे पूछते हैं, आपके अनुसार सफलता क्या है? आप सफलता किसे मानते हैं जीवन में? सफलता के बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं मेरे हिसाब से। मैं किसी के काम का हूँ जी। तो मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। सवाल ये कि मेरा होना किसी के लिए मायने रखना चाहिए, अच्छा। बेमतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपनी सोचूं। जी। मैं कहता हूँ ये सेल्फी जनरेशन की बात करता हूँ। जी। अपनी फोटो क्या लेना, कितनी लेना, जी। कब तक लेना, कितने बार लेना, ये आत्ममुक्ता से हटना जरूरी है। जी। कुछ ऐसा करें कि दूसरे लोग हमारी फोटो लेना चाहें, हमारे साथ फोटो लेना फोटो चाहें। अच्छा। और जब कोई और की बात कर रहा हूं तो उसको जी। लगता है कि कोई है जो काम आ सकता है, जी सर। जो काम का है, जिसके साथ बैठना, हम्म। जिसके साथ रहना मुझे कुछ सलाहियत देगा, कुछ समझ देगा, कुछ गहराई देगा। जी। तो मुझे लगता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे आगे। अति दूर। हमारी, और वो भी शायद मैं देखता हूँ कि वो भी बड़ा सही है जी। कि जो कद बढ़ा सके या कद ना बढ़ा सके, हम्म। जो पेड़ पे चढ़ने का स्किल सीख सके, फल उसी के लिए, फल का हकदार वही वही है। है। तो मैं गहरे तौर पे, जो आपका बुनियादी सवाल ये था जी। कि सफलता सफलता, क्या है? हर चीज में सफलता है कि हम काम आ सकें, समय के, समाज के, देश के, मानवता के काम आ सकें। अपने स्टूडेंट्स के लिए या कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कोई थॉट्स वगैरह कुछ अलग से मोटिवेशन टाइप में कोई भी एक अच्छी बात? पढ़ा कीजिए। और मैंने देखा कि कई बार लोग कहते हैं कि यार मैं किताब पढ़ता हूँ, आपने ये जी। जिक्र किया कि जी। एक पन्ना पढ़ता हूँ और बस बैठ जाता हूँ। जी। ठीक है, मैं भी पढ़ता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि मैं पन्ने का एक लाइन पढ़ता हूँ और मैं उससे इतना आह्लादित हो जाता हूँ उस विचार से, कि मैं कई बार पूरे दिन उसी से महकता रहता हूँ। जी। मैं उसके तमाम आयाम सोचने लगता हूँ, तमाम जो डायमेंशंस होते हैं उस पे बात करता रहता हूँ, उसको अपनी ज़िंदगी में घोल लेता हूँ। युवाओं से मैं कहता हूँ कि हड़बड़ी में ना रहें, हम्म। गहरे तौर पर बैठें, और अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो जिससे गले लगा रखा है उसे दूर कर दो। जी। मैं, आप जानते हैं इसका जिक्र जी। कर रहा हूँ, ये स्मार्टफोन। दुधारी तलवार है। जी। और इस खिड़की से खुशबू कम बदबू ज्यादा आती है। और आपके पास अ, जो आज का ये पल है ये दोबारा नहीं आ सकता कभी। जी। कोई अभी ऐसी टेक्निक विकसित नहीं हुई है कि आप बैक गियर करके पीछे चले जाएं और आप एक दिन, यार मेरा संडे खराब हो गया, मैं वहां चला गया था, मेरा संडे वापस मिल जाए। नहीं, नहीं मिल नहीं सकता मिल संडे, क्या एक सेकंड नहीं मिल सकता आपको। तो मिलेगा कुछ नहीं। तो जो है
उसको संजो के खर्च करना आए। और जब हम लगन के साथ काम करते हैं, जी लक्ष्य के साथ काम करते हैं, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। जी। और ये एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये 1000 डिस्ट्रैक्शंस हैं। एक लक्ष्य जिसके साथ जिम्मेदारी आए जी वो तो अच्छा है, लेकिन लक्ष्य जिसके साथ आप अपने आप को कमजोर महसूस करने लगें तो आपको समझिए कि आपके साथ डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो ज़रूरी यह है कि आप अपने आप को एक, मुझे लगता है कविताओं से बहुत कम समय में ज़्यादा बात कही जा सकती जी है। मैं खुद ही अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। जी वो क्या बताएंगे राह मुझको कि जिनको अपना पता नहीं है। मैं दावा कैसे कर सकता हूँ कि मुझे पता है, मैं जो कह रहा हूँ सही है, जी क्योंकि सबके अपने सच होते हैं। मैं खुद ही अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या बताएंगे राह मुझको कि जिनको अपना पता नहीं है। दिल आईना है, तुम अपनी सूरत संवार लो और खुद ही देखो। दिल आईना है, तुम अपनी सूरत संवार लो और खुद खुद ही ही देखो। देखो। जो नुक्स होगा दिखाई देगा, ये बेजुबां बोलता नहीं है। एक आखिरी लाइन, जी आखिरी शेर। मसर्रतों की तलाश में हूं मगर ये दिल जानता नहीं है। हम आराम चाहते हैं, जी सब सब आराम चाहते जी। हैं। मसर्रतों की तलाश में हूं मगर ये दिल जानता नहीं है। अगर गमे जिंदगी नहीं है तो जिंदगी में मजा नहीं है। अगर गमे जिंदगी नहीं है तो जिंदगी मजा नहीं। मजा मैं नहीं। ये महसूस करता हूँ कि जिन्हें हम कई बार दुर्भाग्य कह रहे होते हैं, जी वो सौभाग्य की पहली सीढ़ी हुआ सीढ़ी करते होती। हैं, लेकिन ये कई बार बाद में समझ में आता है। तो यही संदेश है। संदेश तो बड़े लोग देते अरे हैं, सर। हम लोग दोस्ताना तरीके से शेयर कर सकते हैं कि अपने आप को गौर से देखो, तुम मूव कर रहे हो या वहीं खड़े हो। और ये भी ध्यान रखो कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं कर रहे खड़े खड़े कदम ताल कर रहे हो, हम्म या अपने चलने का एहसास दे रहे हो हम्म, दूसरों को। तुम पढ़े हो, बड़े हो। जी पढ़ोगे तो बढ़ोगे, लिखोगे तो दिखोगे, देखोगे। सुनोगे तो गुनोगे, नहीं तो कहीं को नहीं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे शो धन्यवाद में आपका। आपने समय निकाल के आए। धन्यवाद आपका। इस बहाने आपने मुझे मौका दिया अपने जी पूरी बचपन से अब तक की स्मृतियों से एक बार जी दोबारा जुड़ने का, जी और अपने आप को संजोकर अपने बहुत सारे वो विद्यार्थी, वो दर्शक जो मुझसे सीधे कनेक्टेड नहीं है, जी उनसे जुड़ने का छोड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका। थैंक यू। वैसे सर समय कम है, वरना हम जैसे यूं लग रहा है कि चलता ही रहे पॉडकास्ट। जी। आपसे जितनी बार मिलते हैं यूं लगता है बातचीत चलती रहे। वाह ठीक है वाह ना, वाह। पर ये है कि समय नहीं नहीं, एक सीमा के कारण। समय की सीमा होनी चाहिए, जी क्योंकि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। जी मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। सुनना है। ज्यादा कई बार, इसीलिए एक शेर है ना, बस यही है आरजू जब तक रहूं जिंदा यहाँ, जी तुम न मिल जाना मुझे पर मैं तुम्हें ढूंढा करूं। क्योंकि मिल जाओगे तो मिट्टी हो मिट्टी हो जाओगे। जाओ। जो मिल जाता है, जो भी कदर नहीं पा रहती। लेते हैं, जी वो खत्म हो जाता है। कदर भी इसलिए नहीं रहती मिलती। इसलिए इसलिए दुनिया ने, नेचर ने फासले रखे हैं, क्योंकि वो चाहता है कि हम आनंद से रहें, हमें खुशी मिले। क्योंकि पाने की खुशी होगी ना, पड़े रहने की खुशी थोड़ी होती है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर।